अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने एसक्यूएल सर्वर जो है उसको हमने रिमोटली कैसे एक्सेस करना है या उस सर्वर की वो कौन सी चीज़ें हमने इनेबल करनी है ताकि उसको हम रिमोटली हम उसको एक्सेस कर सकें। आप मेरी बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? हमने क्या करना, हमने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को रिमोटली का मतलब ये है कि हम इस जो हमारा डेटाबेस होगा, जो हमारा सर्वर होगा, उसको हम किसी और पीसी से सेम नेटवर्क में हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास प्राइवेट आईपी है, लेकिन अगर आपके पास पब्लिक आईपी हो या किसी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ आप काम कर रहे हो जहाँ पे आपने डेटाबेस को रिमोटली एक्सेस करना हो, तो वहाँ पे भी आप यही सेटअप करेंगे। या हमारा जो डेटाबेस या फ्यूचर में किसी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं कि आपका डेटाबेस जर्मनी में पड़ा हुआ है या फ्रांस में या किसी यूके में, किसी भी आपने ऑनलाइन सर्वर परचेज किया हुआ या माइक्रोसॉफ्ट अज्योर से आप जो है वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सर्वर वहाँ से उन्होंने परचेज किया, आपने उस विंडो सर्वर उसके अंदर आपने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, उसको आप रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो आप उसको आपने उसकी इनेबलिंग कैसे करनी है, कैसे सेटिंग करनी है, आज हम देखते हैं। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कमांड लाइन ओपन करनी है और अपने उस सिस्टम का आपने आईपी फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें पता है हमारे पास आईपी की जो शॉर्ट कमांड आईपी CUNFIG। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास आपका आईपी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इस आईपी को कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास मेरे सिस्टम का ही आईपी। अगर आप किसी सर्वर के साथ लॉगिन कर रहे हैं तो आपको सर्वर का क्या देना होगा, आईपी एड्रेस देना होगा। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने उससे अब ये आपने किस में करना है, जिसके सिस्टम के अंदर ये सर्वर इंस्टॉल है, एसक्यूएल सर्वर एंड एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपने सिस्टम के अंदर करनी है। ठीक है स्टूडेंट, ओके ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और मैनेज में जाना है। दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज, और आपके पास कंप्यूटर मैनेजमेंट की क्या हो जाएगी, विंडो ओपन होगी। अब स्टूडेंट कंप्यूटर मैनेजमेंट विंडो में आपके पास यहाँ पे लास्ट पे आ रहा है एस सर्विस एंड एप्लीकेशंस, और उसमें आ रहा है एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में आपने मेक श्योर करना है कि लास्ट से स्टार्ट करना है कि क्लाइंट प्रोटोकॉल में ये सारी चीज़ें इनेबल हों। एसक्यूएल नेटिव क्लाइंट 10.0 कॉन्फ़िगरेशन में क्लाइंट प्रोटोकॉल में ये तीनों चीज़ें इनेबल हों। अगर ये डिसेबल है, इनको राइट क्लिक करके इनको इनेबल कर दें। ठीक है, और इसको ओके कर दें। फिर इसी तरह आपके पास प्रोटोकॉल फॉर एसक्यूएल एक्सप्रेस में भी, इसमें भी देख लेंगे तीनों चीज़ें इनेबल हों, और क्लाइंट प्रोटोकॉल में भी तीन चीज़ें अनेबल हों। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये है कि आप एसक्यूएल सर्वर में आ जाएं और आप मेक श्योर करें कि आपके पास अब ये एसक्यूएल सर्वर रनिंग कंडीशन में हो, एजेंट स्टॉप होना चाहिए और एसक्यूएल ब्राउजर रनिंग में हो। बाय द वे, जब भी आप फर्स्ट टाइम सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो ये आपका क्या होता है, स्टॉप होता है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए आप इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ से सर्विस में जाके इसको स्टार्ट मोड ऑटोमेटिक पे क्लिक करके अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, और फिर आके इसको स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, मेरे पास अभी स्टार्ट का आ रहा है, तो वो आप करेंगे तो ये आपके पास सर्वर ब्राउजर स्टार्ट हो जाएगा। ब्राउजर का मतलब है कि आप इसको ब्राउज करके भी इसको सर्च कर सकते हैं। नॉर्मली हम टास्क बार में हम चीज़ें सर्च वगैरह कर रहे होते हैं। ओके जी, अभी तक ये चीज़ें हमने जो देख ली। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास है एसक्यूएल सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, तो प्रोटोकॉल फॉर एसक्यूएल एक्सप्रेस, इस पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, आईपी एड्रेस का ऑप्शन आएगा। ठीक है जी, आईपी एड्रेस आ गया। इसको क्या करना आपने, अब स्टूडेंट इसमें क्या करना आपने, इसमें अपना हमने वो आईपी एड्रेस देना जो मेरे इस पीसी का है। क्यों, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस सर्वर को रिमोटली भी एक्सेस कर सकूँ। तो आपने जिस प्रोटोकॉल को, जिस प्रोटोकॉल में आप चाहते हैं कि प्रोटोकॉल फॉर IP4 है, IPv6 है या कुछ और प्रोटोकॉल्स है, उसमें आप क्या करें अपना, जैसे कि मैंने अपना IP4 में आपको बता देता हूँ, मैंने जिसमें ये IP4 इसको मैंने येस कर दिया। ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया, मैंने अपना आईपी पेस्ट किया और मैंने पोर्ट क्या कर दिया, 1433। डायनामिक पोर्ट मेक श्योर करें 0 हो और आईपी हमारा ये वाला हो, टीसीपी पोर्ट 1433। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद लास्ट पे आ जाएं और जो आपके पास ऑल डायनामिक पोर्ट्स हैं ना, ये 0 होनी चाहिए, और जो आपकी टीसीपी पोर्ट है वो 1433 होनी चाहिए। डायनामिक पोर्ट्स हैं वो 0 होना चाहिए और टीसीपी पोर्ट 1433 होनी चाहिए। और उसके बाद ओके करेंगे तो आपके पास, आपने क्या किया, इसकी नेटवर्क की कन्फिगरेशन की है। और जब उसको अप्लाई कर रहे थे वो कह रहा है कि जब तक आप सर्वर रीस्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप की चेंजेस अप्लाई नहीं होंगी। तो सर्वर रिस्टार्ट करने के लिए हम क्या आएंगे, किस में ऑप्शन में आएंगे, एसक्यूएल सर्वर, सर्विस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारा सर्वर है इसके ऊपर राइट क्लिक करके रीस्टार्ट करेंगे।
जब राइट करके रीस्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास ये सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है। तो अभी हमारे पास सर्वर में क्या हो गई है, चेंजेस अप्लाई हो चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन मैं प्रोसेस रिपीट कराता हूँ। जो भी आपने आईपी सेट किया, एसक्यूएल सर्वर की डिफॉल्ट जो पोर्ट है वो 1433 है। प्रोटोकॉल फॉर एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करके टीसीपी आईपी पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस का टैब है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जिस प्रोटोकॉल में आईपी बाय डिफॉल्ट हमारा ये IP4 प्रोटोकॉल का है, उसको इनेबल करना है और इसे एक्टिव भी यस होनी चाहिए। यहाँ पे अपना आईपी पेस्ट करना है और पोर्ट जो आपने 1433 रखनी है और डायनामिक पोर्ट आपने कुछ भी नहीं रखनी। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी बाय द वे कि कुछ डायनामिक पोर्ट सर्वर खुद ले आ रहा है, लेकिन आपने टीसीपी जो पोर्ट रखनी है ना ये वाली, वो 1433 रखनी है और उसको ओके कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद हमने अपने जाना है किसमें, फायरवॉल में, और उसमें इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल हमने सेट करने। विंडो डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी, इसको ओपन करेंगे आप और यहाँ से आपने अपने इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल सेट करने। आपने ये बताना कि इस पोर्ट हमने पोर्ट इनेबल करनी है। राइट क्लिक करेंगे, इनबाउंड रूल पे क्लिक करेंगे, पोर्ट, नेक्स्ट, और पोर्ट हमें क्या लिखनी है 1433। क्या हम इस पोर्ट पे इनबाउंड रूल ये होता है कि बाहर से कोई भी एप्लीकेशन इस सर्वर को एक्सेस कर सकती है, इन बाहर से इन आ सकती है। ठीक है, और आउटबाउंड का मतलब होता है कि हमारी यहाँ से सर्वर जो है वो बाहर किसी एप्लीकेशन को वापस बैक कुछ भी कन्फिगरेशन या कुछ एक्सेस देनी हो वो भी कर सकते हैं। ओके जी, और अलाउ कनेक्शन, नेक्स्ट। ये सारे आपने देखना है कि ये सारे आपकी डोमेन चेक होने चाहिए कि ये सारे डोमेन में वो आप कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एसक्यूएल इनबाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको आपने फिनिश कर देना है। इसी तरह आपने एसक्यूएल आउटबाउंड को क्लिक करना है, न्यू रूल बनाना है। आउटबाउंड के लिए भी पोर्ट, यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है और 1433 पोर्ट को ऊपर टीसीपी होना चाहिए, स्पेसिफिक रिमोट पोर्ट। और ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमने अलाउ द कनेक्शन, डोमेन और एसक्यूएल आउटबाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने इसका नाम रख देना है और इसको हमने फिनिश कर देना है। यही हमारी कन्फ्यूजन थी। अब इसके बाद आपने सर्वर को किसी भी सिस्टम से इसको हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या आना है, मैनेजमेंट स्टूडियो में आना है। तो ये हमारा आईपी एड्रेस है जो एक्चुअली हमने इसमें मैनेजमेंट स्टूडियो में टीसीपी प्रोटोकॉल में दिया था। आईपी एड्रेस का मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर लेता हूँ। आपने टाइप कैसे करना है, अपने पीसी का आईपी एड्रेस या जिस 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 सिस्टम के अंदर ये आईपी एड्रेस कामा पोर्ट, और अगर आपने विंडो ऑथेंटिकेशन करनी है तो विंडो ऑथेंटिकेशन से, अगर आप सर्वर है तो सर्वर से। नॉर्मली विंडो ऑथेंटिकेशन से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो कनेक्ट करेंगे तो आपका सर्वर क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मेरा सर्वर क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब इस सर्वर को मैं आईपी से भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसको इस नेम से भी एक्सेस कर सकता हूँ, और मैं इसको डॉट, जो बेसिकली लोकल होस्ट होता है, लोकल होस्ट का जो आईपी एड्रेस है ना 127.0.0.0.1, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, उससे भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं अगर आपके सामने टाइप करूँ 127.0.0.1, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही सर्वर को कितने तरीके से ओपन किया। ये हमारा, ये तो मेरा इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस है जो बेसिकली प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इसको नेटवर्क के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर भी सेम डेटाबेस है। अब इसी को मैंने डेटाबेस की जो स्ट्रिंग है, डिफॉल्ट स्ट्रिंग पीसी के नाम के साथ, उसके से एक्सेस किया है। मैंने डॉट जो बेसिकली लोकल होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और फिर मैंने लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस भी इंटर करके देख किया। तो ये तीनों से सेम डेटाबेस हमारे पास, इन चारों टेक्निक से हम इसको क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं एक डेटाबेस को। आई होप आप ये पॉइंट गेट कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि अब हम क्या करेंगे, हमारा डेटाबेस एक सिस्टम के अंदर होगा और हम जो C# से एप्लीकेशन लिखेंगे वो किसी और सिस्टम में होगी, तो वो रिमोटली हम इस सिस्टम से के डेटाबेस को हम रिमोटली इसको कोडिंग के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, और इसको हम किसी पीसी के थ्रू भी, किसी और सर्वर के थ्रू भी हम इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए।
अच्छा स्टूडेंट, अभी तो हमने ये चीज़ देख ली कि हमने अपने सिस्टम को रिमोट कैसे एनेबल करते हैं। मैं आपके सामने एक लाइव टेस्टिंग कर लेता हूँ। ये बेसिकली मेरा वही वाला डेटाबेस है, जो मैंने इसी डेटाबेस को, अपनी डेटाबेस को आईपी के थ्रू इसको मैं इसी सिस्टम के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं किसी और सिस्टम से इस सिस्टम को मैं एक्सेस करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँ, मैं लाइव आपको डेमो दे रहा हूँ। एक और रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है, एक और पीसी है, उसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, और अभी आप देखेंगे मैंने एक और पीसी को ओपन किया। ठीक है, अब दो पीसीज हैं। ये मेरा अपने वाला पीसीज है और दूसरा मैंने रिमोटली एक्सेस किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिमोटली एक्सेस किया। अब उस पीसी में मैंने क्या किया हुआ है, एक एसक्यूएल सर्वर। एक तो ये है कि उसका अपना एसक्यूएल सर्वर है, उसको मैंने ओपन किया हुआ है। ये उसका डिफॉल्ट सर्वर है। ठीक है, ये इसके अपने डेटाबेस हैं। आप अभी देख सकते हैं इस पीसी की डेटाबेस और मेरे पीसी की डेटाबेस डिफरेंट है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको दोबारा लॉगिन करूंगा, लेकिन मैं अपने उस पीसी का आईपी यूज करूंगा। मेरा आईपी किसका है, ये मेरे सर्वर का आईपी है, और साथ पोर्ट कौन सी है, मेरे भी सर्वर, मेरे वाले सिस्टम की है। अब मैं यूज कहाँ पे कर रहा हूँ, इस दूसरी पीसी में। ये आपका सर्वर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और लेकिन अभी ऑथेंटिकेशन विंडो नहीं होगी, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन होगी। आप एक यूजर नेम होगा, एक आपका पासवर्ड होगा। अब मैं इसको जब कनेक्ट करूंगा, अब देखें हूं मैं एक और पीसी के अंदर, और जो मेरा अपना सर्वर है वो यहाँ पे। अब इस सर्वर के अंदर मैं अपने इस डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अब मैंने आईपी अपना दिया और पोर्ट दिया और साथ उसका लॉगिन का नेम और पासवर्ड, या आप यूजर नेम पासवर्ड आपको बनाना होगा सर्वर के अंदर। और मैं कनेक्ट करता हूँ। जो ही मैं कनेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि मैं उस सिस्टम के अंदर अपने इस डेटाबेस को रिमोटली एक्सेस कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डेटाबेस देखता हूँ, आप देखेंगे दोनों डेटाबेस आइडेंटिकल है। यहाँ पे भी एबीसीसी अंजम और लास्ट में एससीडी। इस तरह मैंने आपके पास लाइव डेमो दे दिया आपको कि हम अपने रिमोटली आप अपने सिस्टम को, डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर को कैसे एक्सेस करते हैं। ये एक सेकंड पीसी था, ये मेरा अपना पीसी है जिसके अंदर सर्वर है। तो इस तरह आप रिमोटली किसी भी सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कुछ स्टार्ट में डेटाबेस की बेसिक चीज़ें देखेंगे, सर्वर के बारे में। फिर डेटाबेस को, सर्वर को जब हम एक्सेस करते हैं तो उसमें कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद डेटाबेस का बैकअप कैसे लेते हैं और इसको रिस्टोर करते हैं। फिर उसके बाद हम जीयूआई की तरफ शिफ्ट होंगे, वहाँ पे क्लाउड एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे। एनीवे, जब भी आप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का एक विंडो नजर आएगी। अब उसमें बाय द वे हम बाय डिफॉल्ट डेटाबेस इंजन टाइप सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो सर्वर का नेम है ये मेरे पीसीज के मुताबिक नेम आ रहा। आपको भी जब आप ओपन करेंगे तो आपको भी अपने पीसी के हिसाब से कोई नेम आ रहा होगा। और कभी कभार ऐसा होता है कुछ पीसीज में नेम नहीं आता, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि मैं सर्वर नेम कहाँ से ढूंढूं। तो उसके लिए स्टूडेंट बेसिक ये है कि आप यहाँ से क्या करें, ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक करें, ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ पे डेटाबेस इंजन, और इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे आपके पास सर्वर का नेम आ रहा है। इसको आप सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपका सर्वर का नेम दोबारा इस कॉम्बो बॉक्स में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये तो हो गया हमारा सर्वर का नेम। अब ये देखें सर्वर का जो नेम है, ये अभी जो है मेरे ये पीसी का नेम है अंजब स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस लिखा हुआ है। मीन का मतलब ये मेरे पीसी स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग है इसका नेम। तो अब इस सर्वर का नेम एज स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब ये है कि मैं सर्वर को जब भी मैं अगर जावा में डेवलपमेंट करता हूँ, मैं सी शार्प में डेवलपमेंट करता हूँ, या मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, तो जब भी मैं इस डेटाबेस को एक्सेस करूँगा तो मुझे सर्वर का नेम रिक्वायर्ड होता है कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर। तो उसका मतलब ये होगा कि जो मेरी कनेक्शन, जो मेरी एप्लीकेशन होगी, चाहे वो सी शार्प में है, चाहे जावा में है, चाहे वेब में, या पीएचपी में, या कोई लारावेल हम यूज़ करते हैं वेब का प्लेटफॉर्म, तो वो भी इसी सेम सिस्टम के ऊपर होंगे अगर हम उसको नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे। कहने का मतलब ये है, सर्वर का नेम अगर स्ट्रिंग में हो, इसका मतलब है कि सर्वर सिर्फ इसी सिस्टम के अंदर ही रह के हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन होगी कोडिंग वाली, वो इस नेम से जब एक्सेस करेगी तो वो एप्लीकेशन भी इसी सेम सिस्टम के अंदर ही होना चाहिए उसका। और आपके पास फ्यूचर में ऐसी एप्लीकेशन भी आ सकती हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या एक वेबसाइट बना रहे हैं कि आपका डेटाबेस किसी और सर्वर पे, नॉर्मली होता भी ऐसे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके डेटाबेस और डिफरेंट सर्वर्स पे होते हैं, उनकी कोडिंग किसी और जगह पे होती है। तो आप फिर उनको क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को रिमोटली जो है वो एक्सेस करते हैं कोडिंग के थ्रू। वो तो हम कोडिंग पार्ट में करेंगे, लेकिन अगर हमें सर्वर के अंदर वो चीज़ कैसे करनी है, उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो होता है उस पीसी का आईपी
और पोर्ट। अभी मैंने सेटिंग की हुई है, मैं जैसा आपको लॉगिन करके बताता हूँ। ये मेरा पीसी का आईपी है और ये भी प्राइवेट आईपी है, ये पब्लिक आईपी नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे नेटवर्क के अंदर ही इसको आप रिमोटली कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं सर्वर को। साथ ही इसकी पोर्ट है 1433 और अथेंटिकेशन जो हो रही है वो विंडो अथेंटिकेशन और कनेक्ट करूंगा, देखेंगे आप सर्वर हमारा, मैं सर्वर में लॉगिन हो चुका हूँ, मुझे डेटाबेस नजर आ रहा है। इसी तरह मैं इसको इसकी स्ट्रिंग नेम से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? सेम डेटाबेस को मैंने दो तरीकों से लॉगिन किया। इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट पैटर्न है ये है रिमोट के लिए, रिमोटली आप कहीं से भी आप इस सिस्टम के अंदर से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी और सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी जो स्ट्रिंग है उसका मतलब ये कि आप इसी सिस्टम के में होते हुए आप इसको एक्सेस करेंगे। इस स्ट्रिंग को यूज करते हैं, इसका नेम यूज करते हैं, आप किसी और सिस्टम से आप इसमें लॉगिन नहीं कर सकते या कोडिंग के डेटाबेस से कोई भी चीज गेट या फेच नहीं कर सकते। ओके जी। अब उसके बाद एक और पैटर्न होता है, आप क्या करते हैं, आप डॉट कामा और पोर्ट लिखते हैं। इसका मतलब होगा डॉट जो बेसिकली होता है वो हमारे लोकल होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो लूप बेक आईपी होता है। तो इसका मतलब यह है कि आप लोकली इस पीसी को क्या कर रहे हैं, सॉरी सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और कनेक्ट करेंगे तो आप उससे भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो इस मीन हमने ये चीज देखी कि सर्वर को एक्सेस करने के लिए हम तीन चीजें यूज कर सकते हैं। एक तो जो हमारा बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा है, जब सर्वर इंस्टॉल होता है तो उसका नेम बन जाता है सर्वर का नेम, उससे डॉट से और आईपी से। ठीक है जी, ओके। उसके बाद स्टूडेंट हमारे ये विंडो ऑथेंटिकेशन है और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन है। स्टूडेंट एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन का पर्पज ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे सर्वर के अंदर जब चीज लॉगिन हो तो वो एक यूजर नेम और साथ पासवर्ड भी दें, सिर्फ विंडो की ऑथेंटिकेशन पे ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं विंडो की ऑथेंटिकेशन पे कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगा जाता, वो जस्ट कनेक्ट हो जाता है। उसके लिए फिर हम एसक्यूएल, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सर्वर को एक प्रोटेक्टेड करें यूजर नेम और पासवर्ड से, तो उसके लिए हमें एक एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमें यूजर नेम बनाना पड़ेगा, उसका पासवर्ड रखना पड़ेगा, तब उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ हम फ्यूचर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट हमारे पास है, हम सर्वर में आ गए, हमारे पास डेटाबेस की लिस्ट आ रही है कि हमने डेटाबेस का बैकअप कैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट, आप किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट करें, सिंपल से स्टेप्स हैं। उस डेटाबेस को वो राइट क्लिक करें, उसके टास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, फिर बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, टास्क एंड बैकअप। हम सबसे पहले इस डेटाबेस का बैकअप बनाएंगे और इसको फिर हम रीस्टोर करेंगे और चेक करेंगे वाकई ही ये सक्सेसफुल हो रहा है और कैसे ये स्टेप फॉलो हो रहे हैं। आप मुझे फॉलो करें, मैं देख के बैकअप क्लिक करें। बैकअप पे क्लिक किया, आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी आपको कुछ एक पाथ आ रहा होगा, आप उसको बेशक रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से हम एक नया पाथ ऐड करते हैं, ब्राउज करते हैं और उसको पाथ, मेरे पास ड्राइव आ रही है, किसी स्पेसिफिक फोल्डर में जाके आप इसको सेव कर सकते हैं। और मैं सिंपली डी ड्राइव में इसको क्या करना चाहता हूँ, बैकअप को सेव करना चाहता हूँ। तो उस फाइल का नाम मैं क्या रखता हूँ, मैं डमी ABC फाइल नाम रखता हूँ, सिंपल इजी, ताकि हमें जस्ट समझाने के पर्पज के लिए। ठीक है स्टूडेंट, डी ड्राइव, यहाँ से पाथ भी डी हो गया और फाइल का नेम क्या आ गया जी, ABC, और फाइल की टाइप बाय डिफॉल्ट .beg या TRN होती है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट ओके करेंगे और यहाँ से हम इस पाथ को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जब तक पाथ को सिलेक्ट नहीं करेंगे नीचे ओके वाला बटन इनेबल नहीं होगा। सेलेक्ट किया, इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखेंगे हमारे पास ये मैसेज आया, बैकअप ऑफ डेटाबेस SCD कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हमारा डेटाबेस का बैकअप हो गया। अब हम उस फोल्डर में जाके चेक कर सकते हैं कि उस फोल्डर में, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें मेरे वो आने से पहले ये डेटाबेस के आ गया हो, और टाइम दे सकते हैं आपको, ये अभी 9 PM के ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट हुआ है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, डेटाबेस का हमने बैकअप करना सीख लिया। नेक्स्ट टारगेट है कि हमने देखना है कि डेटाबेस को रीस्टोर कैसे करते हैं। अब ये सारा काम हम GUI से कर रहे हैं और ये सारा कमांड से भी हो सकता है, जो ऑलरेडी हमने डेटाबेस के सब्जेक्ट में पढ़ी हुई है, हम भी इसको फ्यूचर में रिवाइज कर लेंगे। एनीवे, अभी हम क्या करते हैं कि हम डेटाबेस को रिस्टोर करते हैं। स्टूडेंट, डेटाबेस रिस्टोर जो है उसको हम एक पहले एम्प्टी डेटाबेस बना लेते हैं, उसके अंदर हम रिस्टोर करते हैं। तो एक मैं न्यू डेटाबेस बनाता हूँ, उसका नाम मैं ABC रख लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और उसको मैं ओके प्रेस करता हूँ, ABCD ABC, और देख सकते हैं अभी ये एम्प्टी है, इसमें कोई टेबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, और जो हमने बैकअप किया है इस ड्राइव के ऊपर, इसकी आप साइज देखें 3.64 MB आ रहा है, वो हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस के ऊपर रिस्टोर करेंगे। उसके लिए क्या जी, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, टास्क में जाएंगे और ये बैकअप के साथ वाला ऑप्शन है रिस्टोर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें यहाँ से हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डेटाबेस, क्योंकि हम डेटाबेस को स्टोर करें। अगर हम इसकी फाइल्स के थ्रू करना चाहें तो हम फिर फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, लेकिन अभी हमने डेटाबेस रीस्टोर करना है, डेटाबेस फाइल है तो डेटाबेस पे क्लिक करेंगे।
और यहाँ से हमारा जो सोर्स है वो क्या है, डिवाइस है। सोर्स का मतलब ये है कि आप जो एक्चुअली एग्जिस्टिंग डेटाबेस हैं उनसे भी बैकअप ले सकते हैं। तो हम क्या करें, डिवाइस है, डिवाइस पे क्लिक करेंगे और उस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमने इसका जो प्रीवियस हमारा बैकअप पड़ा हुआ है। तो डी ड्राइव में था स्टूडेंट्स, डी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ से आपने मेक श्योर करना है कि आल फाइल लाजमी सिलेक्ट करना, तब तक आपको विजिबल नहीं होगा। आल फाइल सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आके मेरे पास सारा ABC, वो मैंने डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया और ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख लें जब भी आप डेटाबेस को रीस्टोर करेंगे, ये ऑप्शन तो आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने डेटाबेस का पास सिलेक्ट कर लिया और मेक श्योर करना यहाँ से ये चेक बॉक्स और टिक हो। उसके बाद ऑप्शन पे आते हैं हम। ऑप्शन पे आके आपने हमेशा जो है, अगर आप पूरा डेटा ओवरराइट करना चाहते हैं तो आपने ये लाजमी टिक करना है, ओवरराइट द एग्जिस्टिंग डेटाबेस। इससे क्या होगा, जो ऑलरेडी डेटाबेस है ABC, जो नया डेटाबेस उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके करेंगे तो हमें मैसेज बॉक्स होगा कि डेटाबेस ABC रिस्टोर्ड सक्सेसफुली। ओके जी, अब हम जाके चेक करते हैं कि वाकई डेटाबेस रिस्टोर हुआ कि नहीं हुआ। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस को राइट करके रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और इसको थोड़ा सा ट्री को ओपन करेंगे और देखेंगे हमारे पास इसके अंदर वो टेबल्स आ चुके हैं। और वही हम दूसरे डेटाबेस में देखेंगे जिसका हमने बैकअप लिया था, देखें उसमें वही टेबल्स हैं। अब हम फॉर्म इसमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखता हूँ, तो SCD में एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड होगा वही रिकॉर्ड ABC वाले डेटाबेस में भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसमें ये वाले रिकॉर्ड्स हैं, और अगर मैं इस ABC के एम्प्लॉय के टेबल का रिकॉर्ड में सिलेक्ट करता हूँ तो उसमें भी आप देखेंगे वही रिकॉर्ड्स हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि डेटाबेस सक्सेसफुली स्टोर हो गया। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पे एक मॉडल्स का फोल्डर बनाए इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके, जिन्होंने नहीं बनाया हुआ, जिन्होंने बनाया वो स्टेप देख लें ताकि उनको रिपीट हो जाए। राइट क्लिक करें ऐड पे और फोल्डर पे, ठीक है, मॉडल्स के नाम से बनाना। ठीक है, मैं जस्ट मॉडल के नाम से बना रहा हूँ ताकि इशू ना। फोल्डर बन गया जी, डालिए फोल्डर, रन एज टूल से आपने ओपन करना, रन एज। ओके जी, स्क्रीन पे देखें, मॉडल पे आपने राइट क्लिक करना होगा, ऐड और न्यू आइटम। हम दोबारा चीज़ रिपीट कर रहे हैं, कोई मॉडल क्रिएट करना है। आप मॉडल्स के नाम से एक फोल्डर डालें, आप दो फोल्डर बनाए, आपने एक ही फोल्डर बना, ये दूसरा मैंने आपको समझाने के लिए किया है। मॉडल्स, ऐड, न्यू आइटम, नहीं कंट्रोल सेपरेट है, कंट्रोल सेपरेट है। मॉडल्स, ऐड, न्यू आइटम, न्यू आइटम में जाएंगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा, यहाँ से आपने ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल सेलेक्ट करना है, ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, और यहाँ से उसको आप नाम दे दें SCD मॉडल्स। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैं SCD मॉडल 1 कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ कंफर्म है सबको जी, यहाँ तक क्लियर है सबको, क्योंकि अभी इसके बाद आपका टास्क होगा तो उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, उसके कोड से देख लें। इसके बाद आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा, फर्स्ट वाला आपने सेलेक्ट करना है EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस। बेसिकली दो तरह के मॉडल्स होते हैं, डेटाबेस फर्स्ट एंड कोड फर्स्ट। तो हम डेटाबेस फर्स्ट हमने बनाया हुआ है, तो डेटाबेस से हमने ये मॉडल बनाना है। आप थोड़ा सा तो जाएंगे ना, उसके ऊपर ढूंढेंगे, इसी के अंदर होगा ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल। डेस्कटॉप से रन एज टूल पड़ा हुआ ना, उससे ओपन करने दोनों। ओके जी, ऐड करेंगे, EF डिजाइनर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखें आपके पास सबसे बेसिक चीज़ ये है कि कनेक्शन आपने बनाना है। मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ, मैं एक न्यू कनेक्शन आपको बता देता हूँ। न्यू कनेक्शन में क्लिक करूंगा तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी कनेक्शन की। ये सारी चीज़ें मैनुअल में अपलोडेड है, और मैंने आपको कहा था ये सारी चीज़ें हमने घर से परफॉर्म करके आनी है, और आप में से किसी ने नहीं परफॉर्म नहीं की। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सोर्स आपके पास SQL सर्वर है, लेकिन सर्वर का नेम हमें यहाँ पे चाहिए। तो सर्वर का नेम हमने पहले डिस्कस किया था, हमारे पास जो SQL मैनेजमेंट स्टूडियो है, इसको दोबारा यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सर्वर का नेम आ जाएगा। आपके पास आपके अपने सिस्टम के हिसाब से सर्वर का नेम आ रहा होगा, उसको आप वहाँ से कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके, और यहाँ पे आ जाएंगे आप विल स्टूडियो में दोबारा, और यहाँ पे आपने सर्वर का नेम क्या करना है, पेस्ट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास डेटाबेस की उसके बाद लिस्ट आ जाएगी।
आपने वो अपना SCD डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा और ओके करना होगा। इससे हमारा क्या बन जाए, कनेक्शन स्ट्रिंग। आप देखेंगे यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। डेटा सोर्स वो सर्वर का नेम बता रहा है, इनिशियल कैटलॉग का मतलब है डेटाबेस, वो हमारा SCD बता रहा है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी का मतलब है कि वो विंडो वाली सिक्योरिटी को यूज करेगा, और मल्टीपल एक्टर्स सेट रिजल्ट ट्रू है, और एप जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क है। बेसिकली ये पूरी स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर है इसका। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास डेटाबेस में से हम अपने व्यूज हो गए, प्रोसीजर हो गए, टेबल्स हो गए, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें सिर्फ डेटाबेस के टेबल चाहिए जो हमने 4 अपने बनाए। ठीक है जी, स्टूडेंट, रोल, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। और उसके बाद इसको क्या कर देंगे, हम फिनिश कर देंगे। जब आप फिनिश करेंगे थोड़ा सा 1 या 30 सेकंड का आपको डिले आएगा, उसके बाद आपका कंप्लीट मॉडल जो आपके फोल्डर के अंदर आ जाएगा, और आपके पास यहाँ पे डायग्राम भी बन जाएगा। ओके जी, तो लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर 8 के ऊपर हमने कोड लिखा था। हम दोबारा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, और किसी ने नहीं लिखा हुआ तो वो दोबारा लिख सकता है। एक बटन पे हम क्लिक करते हैं। अब इसी एंटिटी फ्रेमवर्क को हमने क्या करना था, यूज करना था। सही है जी, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ सर। अब हमारे पास जो हम चीजें हम डेटाबेस में ऐड कर रहे हैं, वो पिक्चर भी साथ है, टेक्स्ट भी है, इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, और करके उसको डेटाबेस में भेजना होता है। तो सबसे पहले हमने जो हम एक पिक्चर जो है उसकी हम फॉर्मेटिंग करते हैं, तो उसको हमें बेसिकली बाइट में कन्वर्ट करना होता है। किस में कन्वर्ट करना होता है, बाइट्स में। इमेज को बाइट्स में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक बाइट्स इमेज टाइप की क्या ले लिया, हमने एक वेरिएबल ले लिया अरे टाइप, और फाइल स्ट्रीम के थ्रू, फाइल स्ट्रीम क्या करता है, एक क्लास है जिसके थ्रू हम किसी फाइल को हम ओपन करते हैं। हमने उस इमेज को ओपन किया, उसका जो है सारा पाथ इस स्ट्रीम में आ जाएगा, और स्ट्रीम के थ्रू हमने उसको बाइनरी रीडर के थ्रू उसको हमने बाइट्स रीड किया, और ये हमारे पास इमेज जो क्लास की एरिया थी वो वहां पे इनिशियलाइज हो जाएगी। फाइल स्ट्रीम ये करता है कि वो किसी भी फाइल को, या अभी हमें हमारे पास इमेज हो रही है उसको ओपन करेगा, ओपन करके उसके ऑब्जेक्ट में उसकी सारी चीजें आ जाएंगी। सही है, तो इसका जो स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है, बेसिकली मैंने इसको न्यू लाइन में लिखा हुआ है, ये ऐसे है, फाइल स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम। इमेज की लोकेशन आती है, फाइल मोड आपने ओपन रखना है, और एक्सेस रीड करना है आपने। एक्सेस राइट भी होती है, एक्सेस रीड भी होता है। तो अभी हम सिर्फ रीड कर रहे हैं। जब आप रीड करेंगे तो फाइल यहाँ पे स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में आ जाएगी, और उस फाइल को फिर हमने कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, बाइनरी रीडर के अंदर, और उसका एक ऑब्जेक्ट में आया, और उस बाइनरी रीडर के थ्रू फिर हम इसको रीड बाइट्स में क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, मैं अगर आपके पास बाइनरी रीडर्स की जो आपके पास आप ऊपर ऐड कर लें, सिस्टम यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ, हेडर फाइल ऐड कर दें यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ, ये देखें हम यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ, इसके अंदर जो है ना बाइनरी वाली फाइल डिफाइन है, रीबिल्ड करेंगे हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद अगर हमारे पास उसकी लोकेशन एम्प्टी नहीं है, देखें हमारे पास दो ऑप्शन है, यूजर इमेज सेलेक्ट भी कर सकता है और नहीं भी सिलेक्ट कर सकता। अगर यूजर इमेज सेलेक्ट करेगा उसकी लोकेशन एम्प्टी नहीं होगी, तो हम ये वाला प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। मीन अगर उसने कोई इमेज सेलेक्ट की है और मैंने ब्राउज की है, उसी इमेज को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अगर उसने ब्राउज नहीं की तो हमारे पास डिफॉल्ट इमेज यहाँ पर पड़ी हुई है एम्प्लॉय वाली, उसको हम डेटाबेस में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास इमेज पड़ी है वो इमेज के फॉर्मेट में है, तो उसको सिर्फ हमने कन्वर्ट किया हमने बाइट में। लेकिन जब हम इमेज ऑलरेडी किसी डेस्क से रीड करते हैं उसका फॉर्मेट और होता है, और इमेज जो ऑलरेडी हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर उसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए हमने दो डिफरेंट फॉर्मेट यूज किए हैं। ओके जी, फाइनल हासिल जरूर ये है कि हमारे पास यहाँ पे इमेज बाइट्स में कन्वर्ट होकर आ जाएगी इन दोनों स्टेप से, या ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट होगा या एल्स वाला। इमेज हमारे पास बाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमारे पास एक जो हमारे पास फील्ड थी वो तो रेडी होगी इमेज वाली। उसके बाद देखें हमारे पास ये हम एम्प्लॉय के लिए क्या परफॉर्म करें, करंट ऑपरेशन परफॉर्म करें। किसके लिए जी, एम्प्लॉय के लिए। तो हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि जो हम मॉडल यूज कर रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क, वो जब आपके पास आ जाएगा तो आप देखेंगे इसके अंदर
इसको जरा आप ओपन करेंगे मॉडल वाले फोल्डर को और scd model.tt को ओपन करेंगे तो देखेंगे आपके पास एम्प्लॉय की क्लास है, डिपार्टमेंट की क्लास है, रोल की क्लास है और स्टूडेंट की क्लास है। अब ये जो हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास है आप देखेंगे इसके अंदर वही फील्ड्स हैं जो हमारी एक्चुअली डेटाबेस के अंदर फील्ड्स हैं, क्योंकि ये डेटाबेस के साथ 1-to-1 मैपिंग हुई है उसकी। जो फील्ड डेटाबेस में जो उनकी वहां पे टाइप है, जो भी वहां पे रिस्ट्रिक्शन है वो यहीं पे ऑटोमेटिकली कोडिंग में आ गई है। हमने जैसे इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको ऐड करना तो डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। हमें कुछ क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ हमें पैरामीटराइज क्यूरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ हमें फॉर्मेटिंग करने की, कुछ चेक भी लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें चेक करेगा। ठीक है जी। तो ये जो आपका मॉडल वाला फोल्डर है ना, मॉडल फोल्डर में आपके पास बाय द वे इस तरह होता है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास डायग्राम आती है। जब इसको मजीद आप ओपन करते हैं तो आपके पास इस तरह का आपके पास आएंगे। मॉडल और कॉन्टेक्स्ट में आपके पास डेटाबेस रिलेटेड चीजें पड़ी होती हैं, कनेक्शन ओपन करना, क्लोज करना, जो भी करना है। लेकिन model.ttt में आपके पास एक्चुअली वो क्लास पड़ी होती हैं जो आपके पास डेटाबेस के साथ मैप करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट या फिर उनका मॉडल बना होता है। मतलब जो आपके पास यहाँ पे डिपार्टमेंट का टेबल है, इसका मतलब है आपके डेटाबेस में डिपार्टमेंट का टेबल है। यहाँ पे जो हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास है, इसका मतलब हमारे पास डेटाबेस में एम्प्लॉय का टेबल है। इसका रोल का यहाँ पे, तो इसका मतलब डेटाबेस में रोल का टेबल है। स्टूडेंट की यहाँ पे क्लास है, इसका मतलब है यही क्लास डेटाबेस में एक स्टूडेंट की हमारे पास क्या एक टेबल है। और जो उनके रिलेशंस होंगे वो भी यहाँ पे मेंटेन होंगे कोडिंग में। जिस तरह हमने लास्ट टाइम जो कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर में एक चीज पढ़ी थी, डिपेंडेंसी पढ़ी थी ना, डिपेंडेंसी पढ़ी थी ना, दो क्लासेस की, एक क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंड करती है, वीक बॉन्ड होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो वो जो आपके पास 1-to-1 मेनी रिलेशन होते हैं ना, वो उसी को बता रही होती हैं। जो आप किस चीज पे डिपेंड करते हैं, इसका मतलब क्या है, एक की प्राइमरी की दूसरे में फॉरेन की होगी, तभी वो उस पर डिपेंड कर रहा होगा। फॉरेन की वाला जिसके अंदर प्राइमरी की फॉरेन की वो डिपेंड कर रहा होगा। वो चीजें भी यहाँ पे ऊप में वही चीज कंसेप्ट वापस रिपीट हो रहे होते हैं। एनीवे जी, तो हमारे पास एम्प्लॉय का यहाँ पे ऑलरेडी क्लास बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमने एम्प्लॉय के टेबल में इंसर्ट करना होता है तो हम एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ऊपर बना लिया हुआ है, आप उस 8 के अंदर भी बना सकते हैं। सिंपल क्या है, एम्प्लॉय जैसा हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया हुआ है, हम यहाँ पे अंदर भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है हम बाहर बनाएं, अंदर भी बना सकते हैं। क्योंकि वही एक ही ऑब्जेक्ट हम करंट ऐड के लिए भी यूज करेंगे, डिलीट के लिए भी, अपडेट के लिए भी, डेटा रीड करने के लिए, इसलिए मैंने बाहर बनाया हुआ है, हम बार बार अंदर न बनाए। जी जी, ये ऑब्जेक्ट जो है, हाँ ये ऑब्जेक्ट जो है एम्प्लॉय के टेबल से हमने कोई भी चीज रीड करनी है, कोई भी चीज राइट करनी है, कोई चीज डिलीट करनी है, अपडेट करनी है, इनर ज्वाइन लगाना है, कुछ भी आपने सिलेक्ट करना है टेबल के साथ, या पूरी पूरे टेबल को डिलीट करना है, कुछ भी करना है, तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट यूज होगा। अब इसी तरह इसके बाद हम रोल के लिए हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए पहले हम रोल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम डिपार्टमेंट के लिए CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमें डिपार्टमेंट क्लास का CRUD ऑपरेशन ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऐसे क्या जी। तो अभी देखें एम्प्लॉय क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एम्प्लॉय क्लास की सारी फील्ड्स आ जाएंगी हमारे पास, क्योंकि उसके अंदर क्या है वो पब्लिक है। अब ये हमारे पास फील्ड आ गई है, एम्प्लॉय के नेम में हम अपने ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसका हमने नेम पास कर दिया, यूजर नेम में उसका यूजर नेम पास कर दिया, पासवर्ड में उसका पासवर्ड पास कर दिया। अब ये कुछ आईडीज हैं, रोल आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो ये हमारे पास कॉम्बो बॉक्स है, डिपार्टमेंट कॉम्बो बॉक्स एंड रोल कॉम्बो बॉक्स। तो सिलेक्टेड वैल्यू जब हम करते हैं ना, कॉम्बो बॉक्स की दो फील्ड्स होती हैं, एक होता है वैल्यू, एक होता है डिस्प्ले मेंबर। वैल्यू बिहाइंड पे आईडी होती है और डिस्प्ले में हमारे पास टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो जब सिलेक्टेड वैल्यू करेंगे ना, जो डिपार्टमेंट हमने सिलेक्ट किया होगा उसकी आईडी सिलेक्ट होगी बैकएंड पे। वो क्या होगी, हर डिपार्टमेंट की आईडी है 1 2 3 4। हमें तो डिपार्टमेंट का नेम नजर आ रहा है ना, एससी नजर आ रहा है, पीएस नजर आ रहा होगा, ई नजर आ रहा होगा, बैकएंड पे उसकी आईडी होगी। तो आईडी हम उसमें क्या करेंगे, उसको इंट में कन्वर्ट करके डिपार्टमेंट आईडी को साइन कर देंगे। इसी तरह जो रोल हमने सिलेक्ट किया होगा वहां से, मैं इसको दोबारा आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना होगी, क्लियर हो जाए। देखें, ये देखें, जब हम डिपार्टमेंट सिलेक्ट करते हैं ना, हमें तो क्या आ रहा है, एससीओ आ रहा है, लेकिन इसके साथ ये जो हमें डिस्प्ले और ऐसे कहते हैं डिस्प्ले मेंबर, कमोबास की दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक होता है वैल्यू मेंबर, दूसरा होता है डिस्प्ले मेंबर। डिस्प्ले मेंबर का मतलब है जो चीज हमें डिस्प्ले होगी वो टेक्स्ट होगा, और जो बैकएंड पे उसके साथ होगी वैल्यू मेंबर, उसकी आईडी होगी। अब मैं यहाँ से सी सिलेक्ट करता हूँ ना, तो वैल्यू जो है सीएस की आईडी बैकएंड में सिलेक्ट हो जाएगी,
मैं जब इसका ई सिलेक्ट करता हूँ तो इसके जो बैकएंड पे होगा वो ई आईडी वाली सिलेक्ट ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो जब हम उसका सिलेक्टेड वैल्यू कट करेंगे तो उसकी आईडी ये की आईडी हमें मिलेगी। इसी तरह हमारे पास रोल के लिए भी, ठीक है जी। तो दोबारा हम एड में चले जाते हैं। इस तरह हमारे पास उसकी आईडीज भी आ जाएंगी जी ऑटोमेटिकली। रन टाइम पे जो भी आपने सिलेक्ट की होगी ना उनकी आईडी आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, आपने वो डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया हुआ है, इसकी जो आईडी होगी वो आएगी, 2 आएगी, जो भी आईडी होगी ना सीएस की। जब हमने उसमें, मैं आपको बताऊंगा कि मैं असाइन किया, मैं बताता हूँ कैसे किया हमने, उसके बाद में आते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास डेट एंड टाइम पिकर है। तो जो डेट एंड टाइम पिकर है ना, डॉट वैल्यू करेंगे तो जो करंट डेट आपने उसमें सेलेक्ट की होगी जो भी वो आ जाएगी। जो भी उसमें डेट एंड टाइम पिकर हमने सेलेक्ट की हुई है वो हम एम्प्लॉय के डेट वाले फील्ड्स को दे देंगे। अब इसमें जो हमारा एम्प्लॉय का स्टेटस है, अब स्टेटस में भी हमारे पास एक्टिव या डिसेबल है। एक्टिव को हमने दिया हुआ है 1 और डिसेबल को दिया हुआ है 0। तो वो जो भी होगा उसको हम शॉर्ट जो है इंटीजर की टाइप है, इसमें वैल्यू छोटी होती है, वो उसमें आ जाएगी। इससे हमारे पास पूरी का पूरा ऑब्जेक्ट की हो जाएगा, रेडी हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट काम किया, इस ऑब्जेक्ट को हमने डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एग्जैक्ट वही ऑब्जेक्ट है जो डेटाबेस में हमारे पास वो टेबल है। कौन से वाला? एम्प्लॉय का जो टेबल होता है ना, उसकी जो एक रो होगी ना वो उस पूरी की पूरी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। जी जी, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट जब बनता है ना रन टाइम में हीप से आता है ना डेटा, हीप में ना ये पूरी पूरी फील्ड्स बन जाएंगी। तो ये रन टाइम पे जब हम इसमें डेटा स्टोर करेंगे हीप में वैल्यू जाएंगी, वापस इंसर्ट करेंगे जाएंगे, हीप से डिलीट हो जाएगा ना, लेकिन डेटाबेस में तो पड़ा होगा ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एनीवे, अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट रन टाइम पे ना यहाँ पे, उसके बाद क्या कर रहे हैं जी, हमारा मेन काम है अब इस ऑब्जेक्ट को हमने इंसर्ट करना है। जो वैल्यू हमने इस ऑब्जेक्ट हमने क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है। उसके लिए जो हमारे पास एंटिटीज की क्लास होती है, किसकी क्लास होती है? एंटिटीज की। अगर आप यहाँ पे देखें, ये कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, कॉन्टेक्स्ट डॉट cs, यहाँ पे देखेंगे आपके पास एंटिटी की क्लास है। एंटिटी की क्लास क्या करती है? ये बेसिकली डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन बनाती है। क्या करती है जी? डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाती है, ठीक है। तो हम क्या करना, जब भी हमें कोई चीज इंसर्ट करनी होगी तो हमें डेटाबेस का कनेक्शन तो ओपन करना होता है ना। इसलिए हमने उस क्लास का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसका नाम क्या रख दिया हमने? डीबी। क्या रख दिया जी? डीबी। और अब फिर डीबी, अब वो जो डीबी का ऑब्जेक्ट होगा ना वो हमारे पूरे डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। किसको कर रहा होगा? पूरे डेटाबेस को। डेटाबेस के जितने टेबल्स होंगे, जितने हमारे प्रोसीजर्स होंगे, जितने हमारे पास व्यूज होंगे, जो जो भी हमने उसमें किया उनको हम एक्सेस कर सकते हैं अब इस सब्जेक्ट के थ्रू। क्यों? एंटिटी क्लास ने उस पूरे डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रही थी एंटिटी, उसके अंदर पूरे हमारे मॉडल्स, पूरे टेबल्स आए हुए हैं। जब ऑब्जेक्ट में आएंगे तो हमारे पास, अब उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट करेंगे ना तो हमारे पास सारे टेबल्स की लिस्ट आएगी। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, रोल्स का टेबल आ रहा है, स्टूडेंट्स का टेबल आ रहा है, एम्प्लॉयज का टेबल आ रहा है, डिपार्टमेंट का टेबल आ रहा है। तो अभी हमें सिर्फ एम्प्लॉय के टेबल में ऐड करना है, एम्प्लॉयज करेंगे और फिर डॉट एड। अब जाहिर है उस एम्प्लॉय के टेबल के साथ हम मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम ऐड कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक रेंज में ऐड कर सकते हैं। ये जितने भी आपके पास आगे आ रहे हैं ना, ये सारे ऑपरेशन उस एक टेबल के साथ हम कर सकते हैं। उस टेबल का हम काउंट ले सकते हैं। जो जो भी डेटाबेस में आपने एक टेबल के साथ क्यूरी पढ़ी थी उन सब के बने बनाए फंक्शन यहाँ पे पड़े हैं। आपने एक टेबल का काउंट पढ़ा था ना, काउंट फ्रॉम दिस टेबल, और काउंट लगाएंगे तो उस टेबल का काउंट आ जाएगा। काउंट क्रिएट करेंगे या डिस्टिंक्ट लगानी है आपने, फाइंड करना है, ग्रुप बाय करना है आपने, ज्वाइन करना है आपने, लोड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है, वो सारे फंक्शन जो डेटाबेस में सम करना है आपने, कोई एक स्पेसिफिक चीज लगानी है, वो सारे फंक्शन जो आपने डेटाबेस में क्यूरी के थ्रू करते थे, यहाँ पे हर एक फंक्शन डिफाइन है। वो फंक्शन रखेंगे, आपको वो डेटा रिटर्न कर देगा। हम क्या कर रहे हैं, ऐड का हमने करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड। अब हमारे पास यहाँ पे एक और चीज है, ऐड और अपडेट। अगर वो अच्छी आईडी, ठीक है ना। एनीवे, उस ऐड के अंदर अब ये हम एम्प्लॉय का पूरा ऑब्जेक्ट पास करेंगे। क्या करेंगे? ये ऑब्जेक्ट
हम तो ऑब्जेक्ट पास करेंगे, लेकिन एक्चुअली ऑब्जेक्ट के साथ फील्ड भी जाएंगी। साथ क्या जाएंगी? फील्ड भी जाएंगी, एम्प्लॉय का नेम, स्टेटस, सारी चीजें। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जब ऐड करेंगे ना, अभी तक डेटाबेस में ऐड नहीं होगा, लेकिन बैकएंड पे क्या होगा, इसकी बनेगी क्यूरी, पैरामीटराइज्ड क्यूरी बनेगी, सारी चीजें वैलिड सॉरी वेरीफाई होंगी, वैलिडेट होंगी कि एम्प्लॉय का जो नेम है उसकी टाइप अगर स्ट्रिंग है तो यहाँ पे वैल्यू स्ट्रिंग है कि नहीं है, यूजर नेम में वो चीज है कि नहीं है, डिपार्टमेंट आईडी में आईडी इंटीजर है कि नहीं है। जब ये चीज करेंगे तो सारी चीजें क्या होंगी, वैलिडेट होंगी। अगर कोई टाइप मिस्टेक हुई तो आपको फौरन एरर आ जाएगा, वो तो पहले यहीं पे एरर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इंटीजर को कैरेक्टर देंगे तो आपको यहीं पे एरर आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप db.save चेंज करेंगे ना, इससे क्या होगा कि वो सारे की सारा जो हमारा डेटा है वो जाके डेटाबेस में क्या जाएगा, सेव हो जाएगा। और इसमें ना एसक्यूएल इंजेक्शन का आपको इशू होगा, ना आपको क्यूरी बनाने की टेंशन होगी, ना डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करने का इशू है, ना डेटाबेस कनेक्शन ओपन करने का इशू है। आपको सिर्फ ये लाइनें, 3 लाइनें, यही 3 लाइनें आपको ऐड के दौरान भी लिखनी है, यही 3-4 लाइनें आपको डिलीट के दौरान और अपडेट के दौरान भी लिखनी है, तो आपके पास डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। मेन काम क्या है, आपने ये ऑब्जेक्ट को रेडी करना है, उसके अंदर फील्ड कैसे पास करनी है ये आपको खाली पता होना चाहिए। अब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा ना, आपको ये 3 लाइन लिखनी होंगी, और ऊपर जो फील्ड्स होंगी आपको रेडी करना होगा। आप वो एक दफा आपका वो मॉडल बन गया, आपने मॉडल वाला फोल्डर बना लिया, पूरा का पूरा डेटाबेस आपके पास कोडिंग में आ गया, उसके सारे ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, आपके मॉडल पूरा बन चुका है, उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी। 8 के नीचे सबने कोड लिखा हुआ है, ओके। अभी हम जाते हैं अपडेट के ऊपर। अपडेट बटन में क्लिक करता हूं तो सेम वही काम हमें अपडेट में भी करना होगा। क्यों? अपडेट ही पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट होता है। अगरचे कि हम उसकी एक फील्ड भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास फॉर्म है इसमें सारी फील्ड रखी हुई है, तो वही काम इमेज वाले के दोबारा करेंगे। हम इमेज को रीड करेंगे, उसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसी एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को दोबारा वही फील्ड क्या करेंगे, हम पास करेंगे, वही सारा काम है। और फिर अभी अपडेट के दरमियान थोड़ी सी लाइन डिफरेंट हो जाएंगी। क्या होंगी जी? हमें वो डेटाबेस का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, देख लें, क्योंकि इसके बाद अभी टास्क होगा, फिर आपको मसले होंगे। डेटाबेस का हमने ऑब्जेक्ट बनाया डीबी के नाम से। अब जब अपडेट करेंगे ना, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है। अब देखें डीबी एंट्री क्या करता है, डीबी एंट्री करता है ये गेट। अब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ में इसको हम पास करेंगे ना, उस ऑब्जेक्ट को वो डेटाबेस से लेके आएगा, मतलब वेरीफाई करेगा कि ये चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। जब आप कोई चीज डेटाबेस में अपडेट करते होते हैं ना, आप पहले चेक करते हैं कि ये चीज वहां पे है कि नहीं है, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये वो क्या करेगा, डीबी एंट्री से क्या आएगा, वो एंट्री रिटर्न करेगा कि ये जो एम्प्लॉय है ये डेटाबेस में है कि नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय की जो आईडी है ना, वो ऑलरेडी इस एम्प्लॉय की आईडी में सिलेक्टेड है। ओके, अब हम देखेंगे अगर एंट्री डॉट स्टेट, ये बेसिकली इसलिए करता है कि कभी कभार जो है आपकी स्टेट जो है वो अटैच नहीं होती, मतलब कि आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उसके लिए जरूरी है कि आपकी उस टेबल के साथ या उस एक स्पेसिफिक फील्ड के साथ स्टेट अटैच हो। जैसे लाइन है, वैसे ही इसको ना भी लिखें तो उससे बगैर भी आता है। एक्चुअली हमारा काम क्या है कि एम्प्लॉय की स्टेट को इसे कर दो मॉडिफाइड, डीबी एंट्री, उसके अंदर हम एम्प्लॉय का अपना ऑब्जेक्ट पास करते हैं, डॉट स्टेट इज इक्वल टू एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड। जब ये लाइन लिखेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से पास होगा, ये सारी फील्ड्स उसकी एग्जिस्टिंग फील्ड के ऊपर अपडेट हो जाएंगी, और जब हम डीबी सेव चेंज करेंगे तो एक्चुअल डेटाबेस में भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। और ये जो लाइन लिखी थी मैंने अभी, ये इसलिए कि कभी कभार जो है आप एक टाइम पे इंसर्ट भी कर रहे होते हैं, डिलीट भी कर रहे होते हैं रेगुलरली, तो उसलिए फिर हमें ये लाइन लिखनी पड़ती है कि अगर उसकी स्टेट डीअटैच हो जाए तो दोबारा उसको अटैच करने के लिए, मतलब टेबल के साथ एक कनेक्शन बनाने की, आप समझ सकते हैं जी क्या कह रहे हैं आप। डीबी डॉट एंट्री आपको वो एंट्री वापस रिटर्न करता है डेटाबेस से, वो वाला पूरी का पूरी चीजें आ जाती हैं। हम अपडेट कर रहे हैं ना, अपडेट के लिए हमें देखना कि उसकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है डेटाबेस के नहीं। तो ये देखें, अगर आप इसी के ऊपर ले जाए ना, क्या करता है, वो उस एंट्री को, वो जो इस एम्प्लॉय की जो डेटाबेस में एंट्री होगी ना, उसको वो सर्च करके रिटर्न करेगा, और वो हमारे इस एंट्री वाले वेरिएबल में आ जाएगी।
और फिर देखेंगे अगर उसकी स्टेट डीटैच है उसको दोबारा हम अटैच करेंगे और फिर उसके बाद उसकी स्टेट क्या करेंगे, हम मॉडिफाइड कर देंगे। हाँ, अब देखें जो एंट्री की स्टेट होती है ना, वो डिफरेंट स्टेट हो सकती हैं, एडिट हो सकती है, डिलीटेड हो सकती है, डीटैच हो सकती है। अगर आप जब चीज़ ऐड करेंगे तो उस एंटिटी की स्टेट होगी ऐड, क्यों चीज़ ऐड हो रही है। अगर आप मॉडिफाइड करें उसकी स्टेट होगी मॉडिफाइड फॉर्म में। तक अगर आपने कुछ फिशिंग परफॉर्म नहीं किया तो वो तो डीटैच होगी ना, उससे पहले आपको अटैच करना होगा, उसके बाद आप अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जब आपके साथ किसी डेटाबेस में कुछ चीज़ इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते ना, तब आप डीटैच रहते हैं। जब कुछ स्पेशली डिलीट या अपडेट करते हैं उसके लिए आपको अटैच एंटिटी की जो स्टेट है वो अटैच करना लाजमी होता है। ये लाइन बस आपको, अगर आप नहीं लिखेंगे तो अगर अटैच नहीं होगी ना, अटैच के बगैर वो अपडेट नहीं होगी तो फिर आपको एरर देगा। जी ठीक है, अटैच करना जरूरी है। ठीक है जी, अपडेट के कोड लिख लें, जिनका नहीं भी चल रहा वो भी लिख लें यहाँ से। ये अपडेट बटन का नीचे ये लाइन ऑफ कोड है, उससे इंसर्ट के सारे कोड कॉपी पेस्ट कर लें, सिर्फ ये 3 लाइनें चेंज कर लें। ये वाली लाइन ये अपडेट में सिर्फ क्या कर लें, ये यूजिंग वाली लाइन चेंज कर लें, बाकी सारा कोड वही एग्जैक्ट वही रहेगा। मैं वो फंक्शन दिखाता हूँ आपको। हाँ लिख रहे हैं, सिर्फ ये लाइन लिखनी है, बाकी सारा वही है ना जी। अच्छा, यही तो वही इंसर्ट वाला ही है। जी जी नहीं, आप डेटाबेस में एंटर करें, मॉडल को अपडेट करें, हो जाएगा। अच्छा जी, अगर आपने डिलीट वाला फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसमें भी वही काम करना होगा। मैं थोड़ा कोड आपको डिस्प्ले कर लेता हूँ। एक तो ट्राई कैच लगेगा, डिलीट वाले में, डिलीट वाला वही है तकरीबन, लेकिन तो ये वैसे ही ट्राई के अंदर है। वो मैं दो फंक्शन यहाँ से लेके ये तो मैसेज बॉक्स है, लेकिन उसी के अंदर हमने उसको क्या किया हुआ है, ये देखें। तो ये एक्चुअली ऐसे होता है, मैंने इसको शॉर्ट किया था। नहीं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, देखें। देखें ये आया कैसे कि ये हमारा मैसेज बॉक्स ऐसे ही है। मैसेज बॉक्स शो में हमें पहली जो स्ट्रिंग आती है ना, वो वाली स्ट्रिंग होती है जो डिटेल्स हमारे पास नजर आती है। दूसरी स्ट्रिंग होती है जो ऊपर टाइटल में नजर आएगी। तीसरा होता है बटन, कौन सा, यस नो ओके रीट्राई। अब इसको मैं खत्म करता हूँ ना, तो आप देखेंगे आपके पास कैंसिल का आएगा, ओके यस नो रीट्राई अबाउट, काफी सारे ऑप्शन हैं। जो आप चाहते हैं कि मैसेज बॉक्स में वो बटन ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा आता है आइकन, क्वेश्चन का हो, फॉर एग्जाम्पल आइकन क्लिक करेंगे, वार्निंग का आइकन आ सकता है, इंफॉर्मेशन का, एरर का, एक्सप्लेनेशन का, स्टेरिक आ जाएगा, नॉन आएगा, वार्निंग आएगी, स्टॉप आएगा, ये वाले आइकन दे सकते हैं। आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इस मैसेज बॉक्स कोई चीज रिटर्न करता है। क्या करता है? कोई चीज, वो मैंने किस में स्टोर की हुई है, डायलॉग रिजल्ट के अंदर। अब डायलॉग रिजल्ट का मतलब क्या है कि मैसेज बॉक्स अगर इसमें यस करेगा तो उसकी एंट्री डायलॉग रिजल्ट में आ जाएगी, अगर वो नो करेगा उसकी एंट्री आ जाएगी। अब डायलॉग रिजल्ट में उसका
जो भी हम ओके यस नो करेंगे ना, उसका जो भी उसका अगेंस्ट जो कोड होगा वो हमारे डेलाग रिजल्ट में रहेगा। अब उस डेलाग रिजल्ट को मैंने कंपेयर किया, इज इक्वल टू डेलाग रिजल्ट डॉट यस, मीन अगर मैंने अगर मैंने नो किया होगा तो इक्वल नहीं होंगे। मतलब कि जब आपके पास पॉपअप आता है ना, आपको पूछता है कि आपने ये चीज डिलीट करनी है या नहीं करनी, यस आर नो। अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तब डिलीट होनी चाहिए, अगर नो पे क्लिक करते हैं डिलीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज है। अब हमने इसको एक इफ के अंदर भी कर सकते हैं, तो इसलिए शॉर्ट है। मेन चीज आपको समझ आ गया ना। आपको अगर अपने प्रोजेक्ट में ये चीज कंफर्मेशन लेनी हो, जब भी कोई चीज हम डेटाबेस से डिलीट करते हैं तो हम यूजर से एक टाइम पे कंफर्मेशन लेते हैं फ्रंट एंड पे, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस और नॉट, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या किया हमने, एक मैसेज बार शो किया, उसमें पूछा उससे कि आप श्योर हैं कि आप ये रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं। अब उसको हमने ऑप्शन क्या दिए, यस और नो के। अब अगर कोई बंदा इसमें ये सिलेक्ट कर ले, रीट्राई और कैंसिल, तो बनती है इसकी नहीं बनती ना। इसका मतलब क्या है, हर चीज का दूसरे के साथ एक रिलेशन और लिंक होता है। हम उससे परमिशन मांग रहे हैं तो यस और नो में होनी चाहिए। रीट्राई या कैंसिल का तो कोई मकसद ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो बटन आप मैसेज बॉक्स पे डिस्प्ले कर रहे हैं तो उसकी कोई लॉजिक बन रही हो उस फंक्शनैलिटी के साथ। हम डिलीट करना चाह रहे हैं इसका मतलब वो यस और नो पूछे, ठीक है जी, और साथ क्वेश्चन मार्क आए। अब इसके साथ अगर आप ये देना चाहें कौन से वाला एरर का रिजल्ट, तो वो तो एरर का आइकन नजर आएगा, तो उसमें फिर वो कोई लॉजिक नहीं बनती। तो मैसेज बॉक्स आपने जब भी डिस्प्ले करना है, एक तो आपने मेन स्ट्रिंग लिखनी है जो डिटेल मैसेज हो, दूसरा उसकी क्या हो, हेडिंग हो, तीसरा उसका बटन हो, उसमें ओके करना, यस करना, रीट्राई करना, जो भी करना, तीसरा उसका लास्ट वाला आइकन हो, मैसेज बॉक्स का क्या हो, आइकन हो, जो उसको हेल्प करे कि ये मैसेज बॉक्स जो शो हुआ है ये एरर का मैसेज बॉक्स है, ये वार्निंग का मैसेज बॉक्स है, ये इंफॉर्मेशन का है, या ये कुछ और चीज है, ठीक है जी। जब डेलार रिजल्ट इक्वल टू यस होगा, मैं वापस उसी में अब इफ में ले जाता हूँ, बताता हूँ उसमें अभी कैसे हो रहा था। अभी देखें उसी इफ के अंदर हमने उस पूरी के पूरे मैसेज को कंपेयर कर दिया किससे, डॉट यस से। इसी तरह हम इसके जितने भी डायलॉग के रिजल्ट हैं उन सब से कंपेयर कर सकते हैं, जितने भी रिजल्ट्स हैं, यस, नो, ओके, अबाउट, कैंसल। जी जी जी, डायलॉग रिजल्ट एक क्लास है जो बेसिकली इनम्स है, बेसिकली जो जितने भी डायलॉग्स के जो अगेंस्ट बटन्स हैं उनके एक्शन वहाँ पे स्टोर्ड है, वो काम करेंगे तो वो एक्शन यहाँ से इसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ओके जी, अगर उसने यस कर दिया तो इसकी पार्टी में आ जाएंगे, तो ये सिंपल है, वही वाला काम है। हम पहले इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, एंट्री देखेंगे एंट्री है कि नहीं है। अगर वो DTH है उसको अटैच कर देंगे, और सिंपली है DB इम्प्लाइज डॉट रिमूव, और उसके अंदर वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। क्या करेंगे जी, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो वो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, और अभी तक DB से रिमूव नहीं होगा जब तक आप सेव चेंजेस नहीं करेंगे। सेव चेंज करेंगे तो डेटाबेस से परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। सही है जी, इजी है ना, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है क्या जी सर। अच्छा, अटैच देखें, ये जो एंटिटी है इसकी कुछ स्टेट्स होती हैं। ये एंटिटी मॉडिफाई, एंटिटी से एक टेबल, एंटिटी से टेबल की कुछ स्टेट्स होती हैं। टेबल क्रिएट हुआ है, टेबल ऐड हुआ है, टेबल अपडेट हुआ है, टेबल डिलीट हुआ है, और इसी तरह इसकी एक होती है अटैच, एक होती है डी अटैच। जब यहाँ से एंटिटी से आप कुछ चीज इंसर्ट करेंगे ना, तो उसके लिए जरूरी है या कुछ चीजें अपडेट या डिलीट करेंगे स्पेशली, तो टीज वो अटैच हो, उसकी स्टेट क्या हो, अटैच हो, उसके बाद तब उसमें आप अपडेट या डिलीट कर सकते हैं। तो कभी कभार आप कंटिन्यूसली आप ऐड कर रहे हैं या कभी काफी टाइम बाद आप डिलीट या अपडेट करें तो डीटेच हो सकती है। तो उसके लिए जरूरी है कि उसको क्या करें, पहले चेक कर रहे हैं, अगर उसकी स्टेट डीटेच है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हम अटैच कर रहे हैं इस वाले एम्प्लॉय के साथ। सही है जी 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 जी, ठीक है जी। अब आपने कोई भी चीज डेटाबेस से डिलीट करनी हो, आपने क्या करना होगा, उसको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। उसके अब देखें एम्प्लॉय को, आपके माइंड में क्वेश्चन तो आएगा ये कौन सा एम्प्लॉय आप डिलीट कर रहे हैं, तो उसमें 50 एम्प्लॉय पड़ा हुआ है, बताए ना
कौन सा एम्प्लॉय डिलीट हो रहा है? एम्प्लॉय में किसका रिकॉर्ड है? एक्चुअली जब हम यहाँ से अभी आप जब मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आती है ना, तो मैं वो एम्प्लॉय सिलेक्ट करता हूँ। जो मैं सिलेक्ट करता हूँ ना, बैकएंड पे मैं उसकी आईडी एम्प्लॉय की आईडी में स्टोर कर देता हूँ। एम्प्लॉय डॉट आईडी है, उसकी आईडी में इसकी आईडी वहीं से मैं स्टोर कर देता हूँ। तो अगर मैं डिलीट करूंगा, अपडेट करूंगा, तो वही एक एम्प्लॉय एक टाइम पे डिलीट या अपडेट होगा। ठीक है जी। और वो हम आते हैं उसकी तरफ भी आते हैं। डिलीट का कोड हो गया, आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया ना। एक्सेप्शंस क्या आ रही है? ये केज आपने कंप्लीट नहीं लिखा होगा ना। अब देखिए उसके बाद जब मैसेज बॉक्स हम शो कर रहे हैं, अब ये देखिए देखें, अब ये मैसेज बॉक्स और ऊपर मैसेज बॉक्स में डिफरेंट है। इसमें क्या है, इसमें हम उसको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। क्या हो गया जी? रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है, हमने कहा रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, टाइटल क्या आएगा? डिलीटेड, और उसके बाद मैसेज क्या आएगा? ओके। अब डिलीट में यस और नो का तो फंक्शन ही है ना, हमने जस्ट एक मैसेज शो करें कि हो गया, उसके बाद ओके होना चाहिए। और साथ आइकन कौन सा शो कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन वाला। अब ये अगर एक्सेप्शन आ जाती है, हो सकता है आपका डेटाबेस ही इतना आ रहा हो सकता है कोई मसला आ रहा हो। दूसरे वाला मैसेज बॉक्स है ना, इसको थोड़ा अपडेट करते हैं। लेकिन साथ अगर हम इसमें ये भी साथ कर दें, कामा लगे, कामा डबल स्लैंग, उसमें लिखें एरर, इसमें क्या आएगा? मैसेज बॉक्स। हाँ साथ कर ले मेरे साथ, ताकि आपको मैसेज बार डेट करना भी है ना। कामे के साथ क्या कर दिया आपने? डबल कोटेशन में एरर लिख दिया। उसके बाद कामा मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, फिर कामा बस, फिर आइकन लेना, सही है, आइकन डॉट एरर। तो आप देखेंगे अभी हमने ये जो मैसेज बॉक्स है ओपन होगा, हमने ऊपर टाइटल का एरर बटन होगा उसका ओके का, और मैसेज का जो आइकन साथ डिस्प्ले होगा, केवल वाला आइकन डिस्प्ले होगा। ठीक है जी। इस तरह आप अपने टाइप का मैसेज बॉक्स आप बना सकते हैं जब भी आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो। ओके, तो डिलीट को आएगा कोई इशू होगा। ठीक है जी। हाँ। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, अभी जो हमारे पास ये दो फंक्शन है, क्लियर डेटा एंड सेट डेटा ग्रिड व्यू, ये दो फंक्शन ऐसे ही है। लेकिन उससे पहले देखें कि आपने ऊपर ये चीज ऐड की हुई है। इसके कंस्ट्रक्टर में लास्ट टाइम हमने किया था ना, कंस्ट्रक्टर में जाएं, ऊपर फॉर्म के कंस्ट्रक्टर में ये चीज लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई साहब ने? ऐसे करें आप, ये चीज लिख दें, अच्छा देखें, इसकी रीजन ये है कि ये मैं बता देता हूँ कि ये जो अभी कोड करने जा रहे हैं, इससे होगा क्या फॉर्म के अंदर, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिप्रोड्यूस करना चाहें तो आपको आइडिया उससे ये चीज होती है।
जी हाँ भेज सकते हैं, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट आपने पास करना होगा। अब देखें स्टेटस है ना, स्टेटस एक्टिव आ रहा है, डिसेबल आ रहा है, ये कॉमो बॉक्स है ना, कॉमो बॉक्स आईडी 1 2 में इंटीजर में होती है बैट। अब ये काम स्टेटस के लिए हम कोड लिखना चाहेंगे। एक तो ये, अब ये एक्टिव डिसेबल एक तो डेटाबेस से आ रहा हो ना, तो फिर हमें फ्रंट एंड में करने की जरूरत नहीं है, ये हम खुद दे रहे हैं फ्रंट एंड से। मेन एक तो ये कि अभी ये चीजें आ रही हैं डेटाबेस से आ रही हैं, ये प्रोफेसर भी डेटाबेस से आ रहा है, लेकिन ये जो स्टेटस है ये कॉमो बॉक्स को हम खुद उसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए ये कोड हम लिखना चाह रहे हैं। उसके लिए क्या करना होता है हमें सबसे पहले एक डेटा टेबल की क्लास है जो बेस एक्चुअली हमें एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाती है कोडिंग में। जैसे आपका डेटाबेस में एक टेबल होता है ना, ऐसे ही अगर आपने सी शार्प कोडिंग के अंदर वो टेबल अगर आपने बनाना है कोडिंग में, कि आप उस डेटा की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, जैसे 2D अरे होती है ना, अब 2D अरे होती टेबल है, लेकिन उसकी क्या होती है, हेडिंग तो नहीं होती ना। डेटाबेस टेबल में हेडिंग होती है ना, कॉलम का नेम होता है ना, अरे के अंदर कॉलम का नेम तो नहीं होता ना। अब ये जो टेबल बनेगा ना, इसमें कॉलम का बकायदा नेम होगा, ये कॉलम नेम है, उसकी ये रो है, पूरा जो डेटाबेस का टेबल होता है उसका मैथ कोडिंग हमें प्रोवाइड कर दी है डेटा टेबल की क्लास। समझ आ रही है? ये एक इसका ऑब्जेक्ट होगा, उसका मतलब होगा ये एक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक टेबल को। इसी तरह हमारे पास होती है एक डेटा सेट की क्लास। जी नहीं, हमने जस्ट उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। हम कलम नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीयूआई में कलम बना रहे हैं। बताता हूँ, उसके से बताता हूँ। अब देखें एक डेटा टेबल की क्लास है, एक डेटा सेट की क्लास है, ये बार बार हम रेगुलर हम यूज करेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया चाहिए क्या है। डेटा टेबल का मतलब है एक टेबल। अब ये टेबल डेटाबेस में टेबल है, वही है, डेटाबेस में नहीं है, कोडिंग में लाइव मतलब कोई आपसे ना हीप में एक टेबल बन जाएगा हमारे लिए कुछ टाइम के लिए, जब तक हमारा प्रोग्राम ओपन होगा, ठीक है। ये एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है। डेटा टेबल का मतलब होगा एक ऑब्जेक्ट बनाओ जो एक पूरे टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। और डेटा सेट का मतलब क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक से ज्यादा टेबल को होल्ड कर सके। हैं दोनों डेटा टेबल्स की दोनों टेबल ही बनाएंगे। जो टेबल का ऑब्जेक्ट होगा वो एक टाइम पे एक टेबल उसके अंदर हम बना सकते हैं। जो डेटा सेट का होगा ना, उसके अंदर हम एक से ज्यादा टेबल बना सकते हैं। वो कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स का होगा, टेबल का ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होगा, ठीक है जी। अभी सिर्फ हम एक ही टेबल बनाइए चाहिए, इसलिए हम सिर्फ एक डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब उसमें हमने कॉलम ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? जाहिर एक डेटाबेस का टेबल है, उसमें कॉलम होगा। क्या होगा? एक हमने कॉलम ऐड किया आईडी, दूसरा कॉलम ऐड किया नेम। कुछ समझ आ रही है ना? जब आप डेटाबेस में टेबल बनाते हैं तो उसमें दो कॉलम ऐड करते हैं। अभी ये टेबल डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होगा, ये सिर्फ हमें रन टाइम पे हम उसको फ्रंट टाइम पे हम क्रिएट करें कोडिंग में, सी शार्प की कोडिंग में हीप के अंदर बन जाएगा। और उसके हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट चेंजेस। क्या होगा? एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट में दो कॉलम बन जाएंगे, पहला कॉलम होगा आईडी का, दूसरा क्या होगा? नेम का। उसके बाद हम इसके अंदर एक रो क्रिएट करेंगे, डी आर। एक्चुअली ये मैंने ये डी आर बाहर बनाया हुआ डेटा रो। ये डेटा रो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक टेबल की रो को रिप्रेजेंट करता है। डेटा रो एक क्लास है बिल्टन, जो कि एक रो को उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका मतलब होगा एक रो बनाई है। तो अब इस टेबल में मैंने एक न्यू रो ऐड किया, और उस रो को मैंने जो उसका भी रेफरेंस था वो मैं डी आर में मैंने स्टोर कर दिया, और उस डी आर के थ्रू उसके आईडी वाले कॉलम में 2 किया, और नेम में क्या दिया? इसको डिसेबल दिया। अब देखें उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके हम कॉलम में वैल्यू राइट कर रहे हैं। ये जो रो बनी है इसकी आईडी में 2 पास कर दो, और इसके नेम वाले में डिसेबल, और वो जाके इस टेबल में क्या कर दो? रो ऐड कर दो। ईएमपी स्टेटस का जो टेबल है उसमें क्या कर दो? रो ऐड कर दो। और रो कौन सी? जो डीआर अभी हमने, तो इस टेबल में हमारे पास 2 कॉलम थे, 2 कॉलम के अगेंस्ट एक रो ऐड हो गया। फिर हम एक और नई रो बना रहे हैं, dr इज इक्वल टू एक न्यू रो बनाएंगे, और उसकी आईडी में हम 1 पास करेंगे, और नेम में क्या पास करेंगे? एक्टिव, ठीक है। और उसको भी क्या देंगे हम वापस जाके अपने उसमें ऐड, और फिर हम एम्प्लॉय का स्टेटस क्या कर देंगे?
एक्सेप्ट, इससे क्या होगा, वर्चुअली कोड के अंदर एक टेबल बनेगा, दो उसके कॉलम होंगे, एक नेम होगा उसका आईडी, दूसरे का नेम होगा नेम, और उसमें दो रो ऐड होंगे। फर्स्ट रो में आईडी की वैल्यू की 2 और नेम की वैल्यू होगी डिसेबल, दूसरी रो ऐड होगी, आईडी की वैल्यू की 1, नेम की वैल्यू होगी एक्टिव, और वो टेबल बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है, कौन से वाला, स्टेटस वाला कॉम्बो बॉक्स है ना, उसका डेटा सोर्स हम करेंगे नल। डेटा सोर्स का मतलब होता है ये कॉम्बो बॉक्स किसी टेबल को पॉइंट कर रहे हैं या एक्चुअली यहाँ पे किसी टेबल को पॉइंट कर रहा है जो वर्चुअली है। डेटा सोर्स फाइल भी हो सकती है। अभी जो हमने कोडिंग के अंदर वर्चुअली एक टेबल क्रिएट किया है इस क्लास का, हम उसको डेटा सोर्स को देंगे। पहले इसको हम क्या करेंगे, नल, ऑलरेडी किसी डेटा सोर्स को पॉइंट कर रहा है, उससे वो रिमूव हो जाए। जैसे आप डिलीट डेटा स्ट्रक्चर में आप डिलीट करते थे ना पॉइंटर को, डिलीट, इसलिए हम इसको क्या करें, हम नल करेंगे, वो डेंगलिंग पॉइंटर ना बने, ऑलरेडी किसी को पॉइंट ना कर रहा हो। ठीक है, अब उसके बाद ये कॉम्बो बॉक्स है तो इसकी दो फील्ड्स होती हैं, डिस्प्ले मेंबर और वैल्यू मेंबर। डिस्प्ले मेंबर में हम बता रहे हैं कि जो नेम वाला कॉलम है वो डिस्प्ले में होना चाहिए, और वैल्यू होता है आईडी, इसकी एजेंट होगी, आईडी पूरा कॉलम है और नेम भी एक कॉलम है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसका डेटा सोर्स किसको दे रहे हैं हम, एम्प्लॉय स्टेटस। ये जो अभी ऊपर हमने टेबल नहीं बनाया एम्प्लॉय स्टेटस, इस टेबल के अंदर जो हमने कॉलम ऐड किए हैं वो एक्चुअली वो हम उस कॉम्बो बॉक्स को हम असाइन कर रहे हैं, और फिर उसका सिलेक्टेड इंडेक्स क्या कर रहे हैं हम 1। तो सिलेक्टेड इंडेक्स इसके अंदर जिसकी आईडी 1 होगी वो इंडेक्स सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट एक्टिव सिलेक्टेड हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने एक वर्चुअल टेबल बनाया यहाँ पे। हालांकि ये डेटाबेस लाते ही हमें ये काम ना करना पड़ता, डेटाबेस लाते सिर्फ हमने डेटाबेस का टेबल होता है उसको सिर्फ हम ये पाथ दे देते और ये चीज करना पड़ती सिर्फ हमें, ये 3 या 4 लाइन नहीं होती। वो भी कर सकते हैं, उसमें फिर ये काम नहीं करना होगा, आसान हो जाएगा। ये इसलिए बताया कि आपको कॉम्बो के साथ हैंडलिंग आ जाए ना। डेटा सोर्स का मतलब ये है कि ये जो कॉम्बो बॉक्स है ये किस टेबल को, कौन सा टेबल के साथ लिंक है। डेटा सोर्स का क्या मतलब है, इस कॉम्बो बॉक्स के साथ कौन सा टेबल लिंक है। तो मैंने कहा डेटा सोर्स में आपका टेबल भी हो सकता है, फाइल भी हो सकती है, अब टेबल आपका डेटाबेस वाला भी हो सकता है, और कोडिंग के अंदर अगर आपने एक वर्चुअल टेबल बनाया वो भी हो सकता है। तो अभी हमने वर्चुअल एक टेबल बनाया है, उसके अंदर 2 कॉलम है, एक आईडी का कॉलम है, एक नेम का कॉलम है, 2 रो हमने इंसर्ट की उसके अंदर, और फिर हमने उस टेबल को हमने उस कॉम्बो बॉक्स को हमने डेटा सोर्स कर दिया। तब क्या होगा, वो जो टेबल की जो भी चीजें होंगी वो हमारे कॉम्बो बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएंगी। हमें डिस्प्ले में क्या होगा, नेम डिस्प्ले होगा खाली, लेकिन बैकएंड पे क्या होगी, आईडी होगी। अगर हम सोर्स असाइन नहीं करेंगे ना डेटा सोर्स, तो वो नहीं, सोर्स लास्ट में होना चाहिए, जब तक वो सारी फील्ड्स नहीं हो जाएगी ना, लास्ट में होना चाहिए डेटा सोर्स। डेटा सोर्स आप तब असाइन करेंगे जब पूरा टेबल रेडी होगा। अगर आप पहले कर देंगे ना तो पहले जो उसमें होंगी वही चीज होंगी, बाद वाली चीज उसमें नहीं आएंगी। हाँ वो भी कर सकते हैं, जी वो आगे भी हम कॉम्बो बॉक्स के ऊपर नया कॉम्बो बॉक्स एक्सप्रेस कंडीशन पे ये सिलेक्ट हो तो दूसरे कॉम्बो बॉक्स में ये वाली वैल्यू आ जाए। अक्सर आपने देखा होगा ना, आपके पास एक कंट्री की लिस्ट है, कंट्री की लिस्ट में आप पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं ना तो उसके आगे उसकी कैपिटल आ जाते हैं, तो एक कॉम्बो बॉक्स होता है। अब उस कॉम्बो बॉक्स की स्पेसिफिक आईडी के ऊपर आपने चेक लगाया होता है कि ये आईडी आती है तो दूसरी कॉम्बो बॉक्स में ये वाली वैल्यू डाल दो। तो बैकएंड पे इसी तरह काम हो रहा होता है, रन टाइम पे एक टेबल बनता है या उस डेटाबेस से फील्ड आके उसका डेटा सोर्स है। जी हाँ डेटा सेट यूज करेंगे। ओके, जिस कोड को लिख लें इसके कंस्ट्रक्टर में एक्सेप्ट चेंजेस उसमें सेव करता है, ये लिख लेना जी, कुछ लोगों ने नहीं लिखा, मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ, मेक श्योर कर लें कोई मिस्टेक ना करें इसमें। आज थोड़ा सा मैं आपका आधा घंटा ऊपर लूंगा, एक्सेप्ट उन लोगों के जिनकी 2 की क्लास है, सही है, सिर्फ 2 लोगों की क्लास है, उसके अलावा आधा घंटा क्लास लेट जाएगी लैब, एक्सेप्ट 2 लोगों के जिनकी क्लास है। ये लिख ले, ये लिख ले।
रेट का नेम गड़बड़ लग रहा है जिनका मॉडल में अगर आपने ये चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोबारा लिखेंगे तो आपको याद आएगा। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अच्छा जी, अभी जो है हमारे पास कुछ फंक्शन है, साथ से देख लेना यार, क्लियर डेटा का। वो डेटाबेस से आएंगे। अच्छा देखें, और जस्ट आप ये लाइन भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। ये भी वही काम कर रहा है जो ये काम कर रहा है, मतलब टाइप। तो अब क्लियर डेटा से क्या होगा, हमारे जितनी भी फील्ड्स होंगी वो क्लियर हो जाएंगी, जो इमेज सेलेक्ट की होगी वो भी जाएगी, जो डेटा होगा डेट एंड टाइम हमने कुछ चेंज की होगी वो भी वापस, और कुछ चीजें अनेबल डिसेबल हैं वो भी जाएंगे। मैं एनीवे आपके साथ ये फंक्शन डायरेक्ट शेयर कर देता हूँ, बाकी चीजें जो है वो इजी वाली हम देखते हैं। ये मैं क्लासरूम में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नहीं नहीं, ये बाय फंक्शन है, क्या हो गया, ये फंक्शन है, आपने बाय रखना है। बटन के जिसको आपने कॉल करना है। ठीक है जी, क्लियर बटन का कोड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसी सी पेस्ट करने का कि फील्ड के नेम डिफरेंट है तो वो आपने मैचिंग करने होंगे। और साथ से देख लें, थोड़ा सा वेट कर लें, नहीं अपडेट का शेयर नहीं करना। ओके जी, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने सेट डेटा गेट व्यू। कॉपी कर लें, एग्जैक्ट वही फंक्शन आपने कॉपी करना, कोड में आपने ऐड कर देना, किसी फंक्शन और पेज तो जहां पे भी हैं डिजाइन पे आ जाएं, डेटा गेटवे पे क्लिक करें, डेटा गेटवे पे क्लिक करें। क्या कर रहे हैं सारे, सारे डिजाइन पे आ जाएं, क्योंकि वापस वी कॉल ये चीजें नहीं होंगी। एक टाइम पे जो मैं काम कर रहा हूँ ना उस वो किया करें, बाद में आधे स्टूडेंट कर रहे होते हैं, आधे अपना काम लगे होते हैं, बाद में कहते हैं सर हमें फिर दोबारा बताएंगे, फिर मैं 2 बजे तक लेके जाऊंगा लेके, बस हाथ से चलिए ना आप। ज़ाहिर है जब घंटे बाद आप लैब स्टार्टिंग में आएंगे तो बाकी सारा काम तो हर लैब में लेट आएंगे तो यही तो होगा ना। किया आपने, अभी हम करेंगे क्या, हम भी करेंगे कि किसी भी रिकॉर्ड को सेट करें तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे पूरे फील्ड में ऑटोमेटिक आ जाए। बात समझ रहे हैं ना, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे, इसका जो नेम है वो जिस रिकॉर्ड को सेट करूँ उसका रिकॉर्ड यहाँ पे,
अपडेट कर सकूं, ठीक है जी। तो वो हम काम करना चाह रहे हैं। डेटा ग्रिड पे क्लिक करें और इसके जाएं यहाँ पे इवेंट्स में। इवेंट्स में होगा एक सेल क्लिक का आपके पास इवेंट, सेल क्लिक। एक होगा सेल कंटेंट क्लिक, सेल कंटेंट नहीं, सेल क्लिक। उस पर डबल क्लिक करें, मेक श्योर कर लें डेटा ग्रिड व्यू। उसके बाद सेल क्लिक और डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके सेल क्लिक इवेंट में आ जाएंगे। ऐसे ही है जी। तो सेल क्लिक इवेंट से पहले आपने क्लियर फंक्शन का क्या करना है, क्लियर डाटा का फंक्शन कॉल करना है। ओके, नो दोबारा आप थोड़ा सो लेना, आंखें बंद करके सो जाए। नहीं देखना पड़ेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं बताता हूँ अभी सर, देख लें। ट्राई कैच लगा हुआ, ट्राई कैच जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा ट्राई कैच तो हम लगाएंगे। तो आपने बाइल्ड फॉर सिंटेक्स समझ लेना ट्राई कैच कैसे लगाते हैं। अब इफ लगी हुई आपके पास, इफ रो इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब जो रो की नंबरिंग होती है डेटा ग्रेड में वो 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर रो इंडेक्स होगी तब हम ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रो एग्जिस्ट करती है तब हम आएंगे। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी जो है ना एक वेरिएबल पर बनाया हुआ है, उसके अंदर हम एम्प्लॉय आईडी स्टोर करें। कैसे, जिस सेल को हम क्लिक करेंगे ना उसका रो और उसका कॉलम इस ई वाले ऑब्जेक्ट के साथ होगा। ये जो ई है ना देखें, डेटा ग्रिड यो सेल इवेंट आर्गुमेंट। तो इस ई में अगर हम रो 1 को सेलेक्ट करें तो ई के साथ होगा रो 1 कॉलम 1। अगर हम रो 2 को सेलेक्ट करें तो रो 1 कॉलम, जिस रो को जिस कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे ना ई के साथ उसका इंडेक्सेस आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। अब देखें ई हमने रखी है रो इंडेक्स, तो किसी रो को अगर आपने सिलेक्ट करके किया होगा ना तो उसमें होगा कि इसका रो इंडेक्स कोई ना कोई है। तो रो हमेशा नेगेटिव में नहीं होगी, पॉजिटिव में होगी। ओके, अब हम उस जिस रो को हमने सिलेक्ट किया है, हमने फॉर 10 हमारे पास एम्प्लॉय के रिकॉर्ड थे, हमने उसमें से एक आसफ नाम के एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया, उसके फाइल पर रो बनती है 5। क्या बनती है? 5। तो उस 5 रो से हम उसकी आईडी भी लेंगे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, डेटा गेट व्यू का नाम आता है डॉट रोज, और रो के अंदर हमने ई डॉट रो इंडेक्स दे दिया। ई डॉट रो इंडेक्स का मतलब जिस रो को हमने सिलेक्ट किया उसका इंडेक्स। डॉट सेल का मतलब क्या होगा, क्या हम उसको में से उस रो में सिर्फ कॉलम रीड करना चाह रहे हैं। डॉट विल टू स्ट्रिंग, और ये पूरी स्ट्रिंग में रीड होगी। इसको जब हम लॉन्ग डॉट पर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो लॉन्ग में आ जाएगी और एम्प्लॉय की आईडी हमारे पास आएगी। इसका मतलब क्या होगा, जब भी हम किसी भी एक लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसकी डेटा ग्रेड व्यू में से ये सारी चीज ऑलरेडी डेटा ग्रेड व्यू में होंगी। उस डेटा ग्रेड व्यू में से हम एम्प्लॉय आईडी एक वेरिएबल में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे हम, काम में नहीं है, सही है हाँ, क्यों उसकी बेस पे हम इसको डिलीट कर सकें, अपडेट कर सकें आईडी के बेस पे ना। ओके जी, तो उसके बाद हमने क्या किया देखें, हमने अब जब हम एक एम्प्लॉय को क्लिक करते हैं तो उसकी इमेज हम डेटाबेस से उसी टाइम लाते हैं। अगर हमारे पास 50 एम्प्लॉय, हम फर्स्ट टाइम जब हम पूरा लोड करते हैं ना हम सबकी इमेज साथ नहीं लाते। तो इमेज के लिए हमने कोड लिखा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक एम्प्लॉय गेट कर रहे हैं। कौन सा एम्प्लॉय, अब देखें बात सुने, अभी तक हमने सिर्फ ऐड का देखा था, डिलीट का देखा था, अपडेट का देखा था। अभी हम इसके अंदर वेयर देखेंगे। क्या देखेंगे, वेयर सिलेक्ट करना हमने। तो हमने एम्प्लॉय के टेबल में क्या किया, डीबी का ऑब्जेक्ट में आया। अब उस टेबल से हमने एक कस्टमर का रिकॉर्ड या एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लेना है। यहाँ से देखें, वो डीबी है, डीबी का ऑब्जेक्ट है। एम्प्लॉय के टेबल से आगे लगा हुआ वेयर वही जो आपके पास स्लेट के साथ वेयर लगता है ना, वही वाला। उसमें क्या रखा हुआ हमने, यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर है बेस जिसको हमने वो किया हुआ है।
और बेसिकली हम ये कर क्या रहे हैं कि इन दोनों का जो रिजल्ट होगा ना, अगर वो चीज़ ट्रू होगी, समझ रहे ना मेरी बात, मतलब कि जो x रिप्रेजेंट करेगा डेटाबेस वाले जो एम्प्लॉय आईडी है उसको, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटाबेस का एक जो टेबल है उसको, कि उसकी आईडी अगर इक्वल हो कौन सी आईडी के, इस एम्प्लॉय आईडी के, तो उसका रिकॉर्ड क्या कर लो, फर्स्ट आर डिफॉल्ट। अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है ले आओ, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो डिफॉल्ट में जो भी पड़ा हुआ ले आओ। मेरी बात आप समझ रहे ना। अगर इसके साथ मैं सिर्फ कर लूं फर्स्ट, हो सकता है इस आईडी के साथ 3-4 कार्ड ही पड़े हो सकते हैं, वैसे तो हमने इसको प्राइमरी की सेट किया हुआ है। जो भी इस आईडी के साथ, जो अभी आपने अप्लाई की आईडी सेलेक्ट की है, उस आईडी के साथ वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसको ले आओ, तो वो रिकॉर्ड आ जाएगा हमारे पास अप्लाई के अंदर। हमने फर्स्ट किया हुआ है, अगर फर्स्ट और डिफॉल्ट करेंगे, अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा तो उस टेबल में जो पहली वेरी पड़ी है वो आ जाएगी। अगर हम फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट में जब तक ये कंडीशन वैलिडेट नहीं होगी तब तक वही रिकॉर्ड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एनीवे जी, इससे हम पूरी का पूरा एम्प्लॉय का डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं। तो देखें ये पूरी सिलेक्ट की टेबल का नाम आ गया, एम्प्लॉयज लिखेंगे ना, सिलेक्ट ओ टेबल का नाम आ गया। ये वेयर क्लास है। वेयर क्लास के अंदर आप सिंपल ये देखें, वो जैसे आप उसमें लिखते थे ना, पूरे टेबल का नेम भरा होता था, हम एक छोटा सा कर देते थे, उसे क्या कहते हैं जब हम सिलेक्ट कर रहे होते थे ना, हाँ अलाइंस, अलाइंस। ये आपको समझ सकते हैं, हमने आईडी तो हमने क्या किया है, इस ये एक्स रिप्रेजेंट करेगा उस टेबल का जो हमारे डेटाबेस में है, उसकी आईडी को हमने कंपेयर किया इस वाली एम्प्लॉय आईडी के साथ, तो ये वेयर क्लास बन गया। इसी तरह हम इसके साथ एंड ऑपरेटर लगा के एक ज्यादा वेयर भी लगा सकते हैं। एनीवे, तो यहां तक हमारे पास एक सिलेक्ट की कमांड होगी, ये मैंने देख ली। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये किस लिए किया है, ये करने की जरूरत ही है, बाकी तो एम्प्लॉय का यूजर नेम भी है, एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट भी है, सारी चीजें, लेकिन एम्प्लॉय की इमेज नहीं है। इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, डेटाबेस में। तो जब हम ये चीज करेंगे ना, उसी एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड दोबारा आ जाएगा हमारे पास डेटाबेस से। क्या जाएगा, रिकॉर्ड दोबारा आ जाएगा। तो उससे हम उसकी इमेज खाली ले लेंगे, बाकी सारा रिकॉर्ड जो भी एम्प्लॉय वाले पे यहाँ पे ले लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट में हम डेटा क्रिएटिव में जो नेम पड़ा हुआ ना, वो नेम उठा के किस में रख रहे हैं, टेक्स्ट में। तो हम क्या करेंगे, डेटा क्रिएटिव में जो भी क्लिक करें, जो डेटा क्रिएटिव के नेम वाली फील्ड है वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट में चली जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा क्रिएटिव रो, कौन सी रो, जो सिलेक्ट की हुई है, ई डॉट रो इंडेक्स का मतलब है जो रो सिलेक्ट की है। रो 1 सिलेक्ट है तो रो 1 हो जाएगी, रो 2 सिलेक्ट है रो 2 हो जाएगी। ई का मतलब होगा जो करंटली सिलेक्टेड रो है, डॉट रो इंडेक्स। फिर डॉट सेल कौन सा, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम इस रो का आ जाएगा। इसी रो का हम यूजर नेम भी ले लेंगे, इसी रो की हम ज्वाइनिंग डेट भी ले लेंगे, इसी की हम क्या कर लेंगे, डिपार्टमेंट आईडी। ये सारी चीजें लेके जब यहां तक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, देखें, जो हमारे पास डेटा गेटवे में जो रो सिलेक्टेड होगी उसका सारा रिकॉर्ड हमारा टेक्स्ट फील्ड में आ जाएगा। इसका एक डेमो दे देता हूं ताकि आपको समझ आए। बस 2 चीजें क्रिटिकल हैं, एक ये वाली है और एक सेट डेटा वाला चीज है, बस उसके बाद हमारा काम मेन कट हो जाएगा। अब देखें, ये मेरे पास लिस्ट आ रही है ना। अब अगर मैं इस लिस्ट पे क्लिक करता हूं तो गौर से देखें, मैं जो इस पे क्लिक करूंगा ना, इसकी इमेज भी आ गई है। अब अगर मैं दूसरे का सिलेक्ट करता हूं, उसकी इमेज आ जाएगी, उसका डेटा आ जाएगा, उसकी डिफरेंट हो सकता है, उसका रोल डिपार्टमेंट डिफरेंट हो सकता है। अब मैं अगर इमेज मैंने लिखा ही नहीं हो ना, उसका पासवर्ड नहीं आता, ठीक है, लाना चाहिए ला सकते लेकिन नहीं। देखिए अभी ये इंस्ट्रक्टर है, इस पर क्लिक करूंगा ये प्रोफेसर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे ना, एक्चुअली ये डेटा क्रिएटिव है। तो जो सेल क्लिक पे अब हमने ये रो 2 सिलेक्ट किया ना, तो ई डॉट रो इंडेक्स से हमें 2 आएगा। मेरी बात आप समझ रहे ना, एक्चुअली ये रो 0 से स्टार्ट हो रही है तो 1 आएगा, अरे वाला इंडेक्स फॉलो कर रहा हूँ। ऐसे ही हम ये करना चाह रहे हैं कि हम जब हमारे पास इस ग्रिड व्यू में जो लिस्ट आए, किसी भी हम एक
रो पे सिलेक्ट करें तो उसका रिकॉर्ड आ जाए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से एडिट करके इसे अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करूँ मैं, तो मैं इसे डिलीट करूंगा, मुझसे वही मांगेगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस, डिलीट हो गया। और मुझे क्या आ गया, वो भी आ गया, और यहाँ से डेटा भी क्लियर हो गया। बात समझ रहे हैं ना। तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, अभी हम चाह रहे हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें तो उसका रिकॉर्ड ऊपर, अब वो डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, डेटा यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू में पड़ा हुआ है, ऐसा ही है। तो इसके डेटा ग्रिड व्यू के रो और सेल के अकॉर्डिंग हमने वो डेटा लेना होगा, वही हम कर रहे हैं कोडिंग में। यहाँ पे आ जाएं। अब जिस सेल को हम क्लिक करेंगे ना, जिस रो को, उस रो की आईडी कैसी आएगी, मतलब रो की नंबरिंग है, रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। जिस रो को हमने सिलेक्ट किया होगा ना, ई डॉट रो इंडेक्स से वो रो नंबर आएगा, वो क्या आएगा, रो नंबर आएगा। अब उस रो नंबर के साथ उसका कॉलम होगा, उस कॉलम से उसका हम नाम ले लेंगे, उसका हम यूजर नेम ले लेंगे, डेट एंड टाइम ले लेंगे। अब वो डेट एंड टाइम हमें कन्वर्ट करना होगा क्योंकि वो स्ट्रिंग में होती है, कन्वर्ट टू डेट एंड टाइम, और यहाँ से उसका डेट एंड टाइम हम पिक कर लेते हैं। इसी तरह जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, अब डिपार्टमेंट में हम उसकी, हमें डिस्प्ले तो स्ट्रिंग होगी ना, लेकिन बैकएंड पे क्या होती है, आईडी होती है। तो हम डिपार्टमेंट का कम होगा, उसको क्या देंगे, सिलेक्टर वैल्यू, उसको क्या देने के, हम यहाँ पे उसकी आईडी देंगे। यहाँ से जो भी आईडी वहाँ पे होगी ऑटोमेटिकली उसकी बैकएंड आईडी हो जाएगी। इसी तरह कॉम्बो रोल का भी वही काम है। अब एक चीज और है, अभी जो स्टेटस है वो हम स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं, किस में स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग में। तो उसके हम वो कंपेयर कर रहे हैं, अगर इसका स्टेटस इक्वल टू स्ट्रिंग है, एक्टिव है, तो उसका स्लेट इंडेक्स 1 कर दो, अदरवाइज स्लेट इंडेक्स 0 कर दो। उसके बाद कुछ चीज़ों को हम डिसेबल कर रहे हैं, और जो हमारी इमेज आ रही होगी एम्प्लॉय की इमेज, उसको हम मेमोरी स्ट्रीम में कन्वर्ट करके जो भी इमेज हमें ठीक है जी होगा। ओके जी, अभी आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा होप आपको आइडिया बन जाएगा होगा। ये डेटा ग्रेड व्यू का क्लिक सिंगल क्लिक डबल क्लिक वाला इवेंट भी है, सिंगल क्लिक वाला है, ये सिंगल क्लिक वाला, ठीक है जी। ओके जी, राइट करेंगे जी, वो भी लगा, सारे इवेंट लगा सकते हैं, आएगा नहीं नहीं, की डाउन पे नहीं आएगा ना, की डाउन तो कीबोर्ड कहीं पे भी आप करेंगे वो आएगा, वो तो वो रो के बगैर भी आ सकता, राइट करें ना इसे। तो नहीं, एनेबल, जब अगर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स को एनेबल फॉल्स किया है तो उसमें आप टाइपिंग नहीं कर सकेंगे, वो रीड ऑनली हो जाएगा। जब ट्रू करेंगे तो फिर आप उसमें टाइपिंग कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट बॉक्स होगा वो एनेबल हो जाएगा। एक और भी है, इसकी जगह पे आप ये भी काम कर सकते हैं। हाँ, अच्छा जी, इसके बाद हम देखेंगे सेट डेटा ग्रिड व्यू। अब देखिए डेटा एंड डेटा ग्रिड व्यू मैं बताता हूँ। जब हम फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस से फेच होके, तो अभी पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये डिस्प्ले कैसे हो। जो ही हम फॉर्म लोड हुआ ना, देखें आप रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, रिकॉर्डिंग कॉलम में आ रही है, डेटाबेस यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अभी वही हम काम देखते हैं क्या करेंगे। हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक चीज और देखें वो जो मिसिंग हो गई है, अभी जो डेटा हमने टेबल तो एक है ना, लेकिन डिस्प्ले
डिपार्टमेंट का नेम करना है, डिपार्टमेंट कौन सा है, रोल कौन सा है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, लेकिन एम्प्लॉयर का मैं वो चेंज करूंगा, मुझे हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये दो जो टेबल हैं, ये दो डिफरेंट टेबल है, एम्प्लॉय का डिफरेंट टेबल है। एक्चुअली हमने डेटा किससे लाना है, तीन टेबल से लाना है। तो ये बताएंगे टेबल से क्यों लाने क्या करते हैं, भी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ा पढ़ा है सर, ठीक है। तो अभी ये तीन टेबल से डेटा लेते हैं, ऐसे ही। तो अभी देखें, फिर साथ से देख लेना, ठीक, कोई मसला नहीं है। ये जो एंटिटीज है ना, ये बेसिकली आप कह सकते हैं वो डेटाबेस मॉडल की हमारी एक क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है जी। और फिर हमने क्या किया, देखें यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट है, ये वही वाला ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रखा है। इस राइट साइड पे हमने इनर जॉइन लगाया हुआ है। आप इनर जॉइन कैसे लगाया है, देखें, फ्रॉम क्या जी, फ्रॉम EMP होगा टेबल का नेम, इन DB एम्प्लॉयज। अब इससे क्या होगा, ये डेटाबेस एम्प्लॉय जब करेंगे ना, उस टेबल का ये वाला नेम बन जाएगा, ये वही एलाइज है, ठीक है। तो इस पूरी जगह पे ये एम्प्लॉय आ जाएगा। अब देखिए फ्रॉम एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय का टेबल का हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ, रोल इन DB रोल। सिंटेक्स तीनों मिलता जुलता ही है। जब आप ज्वाइन लगाते हैं ना, तो आप क्या लिखते हैं, पहले वाला टेबल आता है जिससे ज्वाइन लगाना है, दूसरा दूसरे वाले के साथ आ रहा है। तो फ्रॉम एम्प्लॉय का ज्वाइन कर रहे हैं रोल वाले DB रोल के साथ, लेकिन साथ इनका हम नाम चेंज कर रहे हैं। उस डेटाबेस में एम्प्लॉय है, यहाँ पे सिर्फ हम इसका EMP रख रहे हैं, वहाँ पे रोल है, यहाँ पे सिर्फ रोल रख रहे हैं। फिर हम ऑन, ज़ाहिर आप किस ID की कम कर रहे हैं, EMP.roll ID इज इक्वल टू roll ID.roll ID। एम्प्लॉय के कॉलम में जो रोल का जो कॉलम है, कोई ज्वाइन है, पहले तो हमने दो टेबल सेलेक्ट किया ना, किस टेबल का ज्वाइन करना है, फिर हमने किस बेसिस पे करना है। एम्प्लॉय वाले टेबल में जो रोल ID है वो इक्वल हो, ये इनर ज्वाइन है इक्वल वाला, किसके, रोल ID के। एक ज्वाइन ये हो गया। अभी हमने एक ज्वाइन और भी लगाना है, इसी के बाद हमने दोबारा किया ज्वाइन, यही वाला लाइन दोबारा आ जाएगी, ज्वाइन डिपार्टमेंट, मतलब इस डेटाबेस की टेबल जो डिपार्टमेंट वाला टेबल है उसका ज्वाइन करना हमने किसके साथ, एम्प्लॉय के साथ। तो उसका हमने क्या, एम्प्लॉय के अंदर जो डिपार्टमेंट ID है वो इक्वल हो किसके, डिपार्टमेंट ID के, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट ID के। यहां तक हमारा क्या हो गया, ज्वाइन। एम्प्लॉय का टेबल सेलेक्ट किया, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का हम ज्वाइन करेंगे किसके साथ, रोल के साथ, और एम्प्लॉय का ज्वाइन करेंगे हम किसके साथ, टेबल के साथ। तो फ्रॉम एम्प्लॉय हो गया, ज्वाइन रोल के साथ और रोल ID के ऊपर, फिर ज्वाइन हो गया डिपार्टमेंट टेबल के साथ ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट ID। फिर हमने इसका वेर क्लास भी लगा लिया। ये वेर क्लास मैंने इसलिए लगाई ताकि आपको पता हो ज्वाइन के साथ हम वेर कैसे लगाते हैं। सिंपली आप वेर एम्प्लॉय स्टेटस इज इक्वल टू 1, हम दूसरे भी ले सकते हैं। अगर हम इसको मैं यहाँ से कमेंट कर दूं या इसको बिना लिखूं तो सारे डिसेबल है तो सारे आ जाएंगे, ठीक है जी। एनीवे, और उसके बाद ये चीज होगी। अब हम कर रहे हैं सिलेक्ट न्यू। ज्वाइन तो लगा लिया हमने, कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट करने हैं, कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट करने हैं। तो वेयर में हमने कहा सिर्फ वो वाले एम्प्लॉय जिनका स्टेटस 1 है, एक्टिव है, ठीक है। अब हम बताएंगे सिलेक्ट न्यू में कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट करने हैं। हम कह रहे हैं एम्प्लॉय ID भी करो, एम्प्लॉय नेम भी, यूजर नेम भी, ज्वाइन डेट भी, ये सारी चीजें, और डॉट टू लिस्ट फाइनल जो है ना, ये यहां तक, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी।
ये वाला, ये पूरा फंक्शन 3 टेबलों से डेटा लेके लिस्ट में कन्वर्ट करके इस ऑब्जेक्ट को पास कर देगा। ये जो है ना, ये पूरा जो हमने लाइन लिखी है, हम पहले स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। इस टेबल से लेना है एम्प्लॉय से, इसका लें से इनर ज्वाइन और उसका डिपार्टमेंट से इनर ज्वाइन लें, और ये एक्टिव हो, और उनमें से कॉलम कौन कौन से सिलेक्ट करने, ये वाले, ठीक है। ईएमपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी को। अब इस यहाँ पे हम जो नाम रखेंगे ना, ये जो नाम रखेंगे एम्प्लॉय, इसमें मैं करता हूँ ABC, और से देखें। अब जो मैं नाम यहाँ पे रखूंगा ना, वही नाम विजिबल होगा। इसलिए बेहतर ये है कि जो डेटाबेस में नेम है वही नेम भी साइड पे रखें। ये डेटाबेस से रीड हो रही है, वो आके हम लिस्ट में एक कॉलम बना रहे हैं, तो उस लिस्ट में वो आ रही है। वो सारे हम जो हमने कॉलम रीड करने हैं, वो कॉलम हम, अगर मैं इसमें से ये वाले कॉलम खत्म कर देता हूँ, ज्वाइन लगेगा, सारी चीजें होंगी, सिर्फ ये वाले कॉलम जो हमने यहाँ पे एंट्री की होंगी वही आएंगे, बाकी कॉलम हम डेटाबेस से नहीं लाएंगे। तो जो कॉलम हमें चाहिए होंगे वो हम यहाँ पे रखेंगे। और फाइनली ये वैसे होता है, एक ही रो में नीचे किया हुआ है। एक साथ हमने कर दिया डॉट टू लिस्ट। आप देखें, हम इसको लिस्ट से में भी रीड कर सकते हैं, डॉट, बाकी तो स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हैश में, डिक्शनरी में, अरे में, डिफरेंट टाइप में हम डेटा हम ले सकते हैं। तो अभी हमें लिस्ट में चाहिए तो हम लिस्ट में करेंगे। तो उससे क्या होगा, इस एम्प्लॉय के का रिकॉर्ड हमारे पास, ये फील्ड के साथ हमारे पास 3 टेबलों से हमारे पास इस सब्जेक्ट में आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमारा डेटा ग्रेड व्यू है, उसकी सारी रोज को हम करेंगे क्लियर। क्या करेंगे, तो उसके अंदर ऑलरेडी जो कुछ रो हैं वो क्लियर हो जाएं। उसका डेटा सोर्स नल करेंगे। डेटा सोर्स का मतलब है कि ये वाला डेटा ग्रेड व्यू किसी टेबल के साथ लिंक है क्या नहीं है, डेटाबेस के किसी टेबल के साथ। शायद क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं ना, खड़े हो जाएं, फिर आगे आ जाएं। आप कहते हैं हम लेट हो गए, कुछ भी खड़े हो जाएं। अभी गौर से देखें। उसके बाद देखें, अभी डेटा तक ग्रेड व्यू को हमने रेडी कर दिया, एम्प्टी कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ वो एम्प्टी हो जाए, सारी रोज रीड हो जाए। हमने लूप चलाई है फॉर ईच, ये पाइथन में आपने मोस्टली यूज की पाइथन की फॉर ईच की तरह है। इस एम्प्लॉय के अंदर जितनी भी एम्प्लॉय हैं वो 1 बाय 1 रीड होगा, लूप चलेगी, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा ग्रेड व्यू में एक रो इंसर्ट कर रहे हैं। देखें ये लाइन है, डेटा ग्रेड व्यू रो डॉट ऐड, तो रो ऐड करेंगे उसका इंडेक्स आ जाएगा। अगर रो 1 ऐड होगी तो उसका इंडेक्स 0 होगा, दूसरी रो ऐड होगी उसका इंडेक्स 1 होगा, इसी तरह। अब वो जो रो ऐड किया उस रो के ऊपर हम क्या करेंगे, वैल्यू सेट करेंगे। अगर रो 1 ऐड किया तो रो 1 की एम्प्लॉय आईडी में ये जो हमारा ऊपर ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसकी एम्प्लॉय आईडी, इसका नेम, इसका यूजर नेम, इसका रोल आईडी, ये सारी चीजें। और अगर स्टेटस 1 है तो उसकी स्टेटस की जगह भी है, और इसको साथ अपडेट कर देंगे और रिफ्रेश कर देंगे। फिर दोबारा लूप चलेगी, दूसरी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आएगा, एक नई रो इंसर्ट करेंगे डेटा ग्रेड व्यू में, और नई एम्प्लॉय का आईडी, नई एम्प्लॉय की, वो सारी चीजें इसी तरह। अगर 10 एम्प्लॉय है तो ये लूप 10 बार चलेगी, 10 रो उसके अंदर ऐड होंगी, और 10 के 10 रिकॉर्ड डेटा ग्रेड व्यू में हमारे पास अपडेट हो जाएंगे। वो जो लिस्ट है ना, वो ये एम्प्लॉय है। डेटा ग्रिड व्यू में पास करें लूप के थ्रू। हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि अगर हम ये काम ना करें, कुछ भी ना करें, उस लिस्ट को डायरेक्टली इसका डेटा सोर्स दे दें, वो भी कर सकते हैं। बनाओ, तो उसके लिए हमें ये लूप लगानी पड़ती है। सही है जी। क्लास किस किस किया, आप 10 मिनट तक ये लिखें, मैं के साथ बात करूंगा, ठीक है। 10 मिनट बाद हमें ये कोड लिख के जाना, ठीक है। रुकिएगा, ओके जी। अभी आप क्या करें, बैठ से अभी गौर से देखें, सेट डेटा ग्रेड व्यू में जाके आपने ये लाइन ऑफ कोड लिखना है, ठीक है। स्टार्ट हो जाए, शाबाश। क्लास के अंदर
आप में से कोई डेटा स्ट्रक्चर वाला है? तो भी मुझसे पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर, अभी जो पढ़ रहे हैं मैंने उनको 3 लैब में उनको काम करवाता रहा। मैंने कहा गाजा के प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें, उन्होंने इजी ले लिया ना। तो फिर जब मैंने टास्क दिए 0.1 0.2 0.50, ये ना हो कि मैं जब टास्क लूँगा आपसे तो आपको किसी को पता ही ना होगा प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। रिमाइंडर मैंने दे दिया ना, नेक्स्ट स्लेब जब भी होगी टास्क होगा पूरे के 3 घंटे पूरे। बैठे बैठे यहाँ तक सामने लिख लिया तो 10 मिनट और बैठे ना। नहीं नहीं अच्छा ये देखें, अभी तक हमने सेट डेटा रिव्यू के फंक्शन लिख लिया, क्लियर डेटा का। अभी आपका डेटा ऐड नहीं होगा क्योंकि आपने डिपार्टमेंट को गेट नहीं किया और रोल को गेट नहीं किया। ऐसे ही है, मैं आपको स्टेप पे देखेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ इन दोनों फंक्शन का। मैं आपसे कोड शेयर कर देता हूँ काम के लिए इजी होगा। डिपार्टमेंट को देखिए, जब आपकी डेटा रिव्यू है ना, जब आप प्रोग्राम में रन करता हूँ तो आप देखेंगे डिपार्टमेंट की पूरी लिस्ट आ रही है और रोल की भी पूरी लिस्ट आ रही है। वो आ रही है कहाँ से? एक डिपार्टमेंट के टेबल से। रोल की आ रही है रोल के टेबल से। ऐसे ही है ना, अगर हम डेटाबेस में एक नया डिपार्टमेंट ऐड करेंगे तो वहां पे वो यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं आएगा। ठीक है ना, अभी देखें इनके साथ डिपार्टमेंट भी आ रहे हैं। तो अब इनको भी हमें सेपरेटली गेट करना है। उसके लिए हमने फंक्शन बनाया हुआ है गेट डिपार्टमेंट का और दूसरा फंक्शन बनाया हुआ है गेट रोल का। जब भी आप प्रोजेक्ट में आएंगे तो आपको भी ऐसा करना होगा। और आपको ये तो मेक श्योर है कि 1-2 टेबल का ज्वाइन तो होगा। जब ज्वाइन होगा, इनर ज्वाइन होगा या 2-3 टेबल का ज्वाइन होगा, जब आप उसको इंसर्ट करेंगे ना तो आपको उसको पॉपअप में डिस्प्ले करना होगा। उसके लिए आपको भी ये सेपरेट फंक्शन बनाना होगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो है वो, पहले हम डिपार्टमेंट को देख लेते हैं। वही काम है जो हमने अभी स्टेटस के लिए किया था। एक काम क्या बनाएंगे जी, डेटा टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डेटा टेबल। सारे स्क्रीन पे देख लेना ताकि आपको बाद में अगर आप खुद करना चाहें तो आपको मसला ना हो। डेटा टेबल बना लिया, उसको हमने क्लियर कर लिया। क्लियर इसलिए किया कि बाय डिफॉल्ट जब डमी चीज बनती है ना हीप में, कुछ हो सकता है कोई डमी डेटा भी आ जाए इसमें, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, हमने क्लियर कर दिया। अब ये टेबल बन गया। अब इसी तरह इसका एक हमने रो का ऑब्जेक्ट बनाया, डेटा रो, जो एक्चुअली इस टेबल के रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। डेटा टेबल में हमने 2 कॉलम ऐड किए, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। क्या एक चीज ऐड किया जी? 2 कॉलम ऐड किए। ठीक है जी, यहां तक वही है जो अभी हमने स्टेटस के लिए किया था। एक डेटा टेबल बनाया, उसको क्लियर किया, डेटा रो का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने ये डेटाबेस से डेटा रीड कर रहे हैं डिपार्टमेंट का। कैसे रीड कर रहे हैं? एससीडी एंटिटीज का हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और हमने ये देखा, हमने एक डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और डीबी डिपार्टमेंट्स। अब जब भी हम डीबी के साथ डिपार्टमेंट लिखेंगे इसका मतलब हम इस टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं। डॉट टू लिस्ट। अब टू लिस्ट किस फॉर्मेट में हो? डिपार्टमेंट वाले टेबल के फॉर्मेट में हो। अपने डिपार्टमेंट क्लास का आगे हमने टाइप स्पेसिफिक की हुई है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी डेटा होगा डिपार्टमेंट का वो डिपार्टमेंट वाले इस क्लास के लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो टेबल कहाँ पे आ जाएगा? कन्वर्ट होकर लिस्ट इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब हमने फॉर लूप लगाई हुई है डिपार्टमेंट्स टीपीएन दिस, मतलब कि उसको हम रो बाई रो को ऐड कर रहे हैं। अब वहां से अभी जो हमने डेटाबेस से डेटा लिया ना वो होगा हमारे पास बस इन 2 ये कोड में आपसे शेयर करूंगा, आपने जैसे क्लास में ऐड करना होगा। उस पर देखेंगे इंसर्ट हो रहा है, फिर उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे। ठीक है, हाँ देखें, अभी ये कोड आप लिखा हुआ देख के लिख रहे हैं, अब ये तो आपको समझ आ रही होगी, लेकिन जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब आपको कम्प्लेक्सिटी आएगी। तो आप अभी से काम स्टार्ट कर लें अपने अपने प्रोजेक्ट पे। ये जो आपके प्रोजेक्ट हैं आपकी डिजाइनिंग में, आप डायरेक्ट डिजाइन में कहता हूँ आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर ही बनाएं। लॉगिन का पेज हो गया,
अच्छा देखें, इस चीज को देख लें, समझ लें, फिर मैं फंक्शन आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ तक हम पहुंचे थे, डेटाबेस से हमने डिपार्टमेंट का पूरा टेबल रीड कर लिया और लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे आ गया इस डिपार्टमेंट वाले कॉलम में, सॉरी वेरिएबल में। उसके बाद फॉर ईच लूप लगा के हम हर वैल्यू को रीड कर रहे हैं और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, डेटा टेबल में वो रो ऐड कर रहे हैं। ये देखें, ये क्या करेगी, ये डेटा टेबल जो हमने ऊपर बनाया था इसमें हमने एक नई रो ऐड की। उसके बाद जो डिपार्टमेंट, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसकी आईडी को हमने साइन कर दिया इसकी रो वाले इस इंडेक्स के ऊपर, फिर इसके नेम के ऊपर नेम रख दिया, उसको हमने टेबल में ऐड कर दिया। अब 3 डिपार्टमेंट है, ये फॉर ईच लूप 3 टाइम ऐड होगी, चलेगी। इसका मतलब तो जो हमारा टेबल बनेगा, यहाँ पे जो टेबल बनेगा ये वाला, उसके बाद इस लूप से बाहर जब आएंगे तो हम करेंगे डेटा टेबल एक्सेप्ट चेंजेस। एक्सेप्ट चेंज क्या करता है कि उसमें मतलब फाइनल हो जाता है, वो एक्सेप्ट हो जाती है। और अब जो डिपार्टमेंट वाला कॉम्बो बॉक्स है ना, इसका हमने डेटा सोर्स में नल किया, इसका वैल्यू मेंबर डिपार्टमेंट आईडी और डिस्प्ले मेंबर डिपार्टमेंट नेम, और डेटा सोर्स क्या दे दिया हमने, ये वाला डेटा टेबल जो अभी हमने बनाया है। ठीक है, जो हम डेटा टेबल बनाया तो हमने वो दे दिया। अब इसी तरह जो रोल वाला है, सेम वही काम रोल में भी, हमने एक डेटा टेबल बनाया, उसको क्लियर किया, उसमें 2 कॉलम ऐड किए। अब इसमें रोल आईडी या रोल नेम होगा, ये वाले जो कॉलम के नेम होंगे ना, ये वही होने चाहिए जो डेटाबेस में कॉलम के नेम है। ठीक है, ताकि हमें रीराइट में मसला ना हो। इसी तरह हमने रोल का टेबल रीड किया, फॉर ईच लूप लगाई, और इस डेटा टेबल में हमने रोल क्या किया, रोल की सारी जो रोज थी वो डेटा टेबल में ऐड की, और फिर हमने इसको सेव चेंजेस करके हमने जो कॉम्बो बॉक्स था रोल वाला, उसका डेटा सोर्स किसको दे दिया, ये वाला रोल वाले टेबल को। ठीक है जी, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारे रोल वाला जो टेबल है उससे सारी चीजें स्विच होके जो कॉम्बो बॉक्स है रोल वाला उसमें आ जाएंगी। और इसी तरह जो डिपार्टमेंट के टेबल में जितनी भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो वहां से डेटाबेस से आके डिपार्टमेंट वाले कॉम्बो बॉक्स में आ जाएंगे, चाहे वो 1 है, चाहे वो 1000 है, चाहे वो 100 है, जितने भी आ जाएंगे। सही है जी। अभी मैं क्या करता हूँ आपके साथ, आपको ये कोड समझ आ गया, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपके साथ ये दोनों फंक्शन क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। आपने कॉपी पेस्ट कहाँ पे करने होंगे, फंक्शन किसी भी फंक्शन के बाहर। ठीक है, इसको ऐड कर लें तो फिर हमारा ये क्रड जो है आज का कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको हम टेस्ट भी करेंगे। ठीक है जी, डिपार्टमेंट भी और रोल भी। अगर आपको इसमें कोई बात में कंफ्यूजन है तो आप आके डिस्कस भी कर सकते हैं। सही है, और ये फंक्शन ऐड करें। जी जी, मैं शेयर कर देता हूँ इसके लिए। और उसके बाद ये जो आपका फॉर्म का लोड वाला फंक्शन है, उसमें जाके आपने इन फंक्शन को क्या कर देना, कॉल कर देना। ये फॉर्म लोड का फंक्शन इवेंट है ना, डेटा गेट व्यू, गेट डिपार्टमेंट रोल, गेट रोल एंड गेट डिपार्टमेंट। ठीक, और इसके बाद हैशिंग पे आएंगे और नेक्स्ट लैब में हम देख लेंगे इसे, अभी थोड़ा टाइम नहीं है, अभी तो हम इसी को देखेंगे। नेक्स्ट लैब में हम हैशिंग के ऊपर देखेंगे। हाँ हाँ, फॉर्म लोड कैसे लेंगे, फॉर्म पे क्लिक करें, यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करें फॉर्म के ऊपर, तो फॉर्म लोड का इवेंट आ जाएगा। पहले तो आप फंक्शन कॉपी पेस्ट करें ना, फंक्शन कॉपी पेस्ट कर लिए साहब ने, फंक्शन आप कॉपी पेस्ट कर लें, फंक्शन के किसी बैर करने हैं, फिर फॉर्म लोड में आके ये फंक्शन आपने कॉल कर देना है। फॉर्म लोड आते हैं, इसमें डेटाबेस में टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। डेटाबेस टेबल में जाएं, अपने उस डेटाबेस में डिपार्टमेंट में जाएं, इसमें करें एडिट टॉप 200 रो, डेटाबेस में जाएंगे ना, एडिट टॉप 200 रो पे क्लिक करेंगे। जी जी, और उसमें ये 2 रिकॉर्ड या 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दें। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, ये स्टेटस इनका ट्रू ट्रू। जी जी, ये यहाँ पे ऐड करेंगे, वहाँ पे आपके पास ऑटो। इसी तरह रोल में क्लिक करके उसमें राइट करें, डिपार्टमेंट राइट क्लिक करें, एडिट, जिनका है और जिनका
देखिए आप जब एग्जाम भी रन करेंगे से देखें, जब आप रन करेंगे तो आपके पास कितनी चीजें आनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट में वो सेट डिटेक्टेड व्यू में एरर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ उनको, उनके एरर्स को। आपके पास ये रोल में ये लिस्ट आनी चाहिए, डिपार्टमेंट में ये लिस्ट आनी चाहिए, स्टेटस में एक्टिव आना चाहिए, और ये चीज भी आनी चाहिए। अगर वहां पे नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर वहां पे हमने रिकॉर्डिंग इंसर्ट नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा ना, ठीक है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे कुछ टाइप करके, फॉर एग्जाम्पल आसिफ नाम कोई है यहाँ पे ऑलरेडी, आप फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐड करता हूँ, तो आप देखेंगे वो बताइए आपको ऐड हो गया। मैं जब आप इसको डिलीट करेंगे, इसको क्लिक करके तो बताइए कि मैं डिलीट हो गया हूँ। समझ आ रही है? मैं देख लेता हूँ जिसके इशू आ रहा है। ये चीजें तो आ रही है ना, ये दो भी नहीं आ रहे। मैंने कहा ना वो सेट डिटेक्टिव वाला जो फंक्शन है ना, उसको कमेंट करें। नहीं सिर्फ उस फंक्शन को कमेंट करना जहाँ पे मेन में इसको आपने कॉल किया।